हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 9 अगस्त 2026 आए पढ़ते हैं आज की न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस पढ़ते हैं कि इसके साथ ही आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीआरपीटी और मेंस के लिए दिया गया है। आए पढ़ते हैं कि पहला न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया दिल्ली आईटी में 3036 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की। आए पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर या परम प्रज्ञा देश में आई शोध को नई गति देगा। आए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। आईटी दिल्ली में 57 में दीक्षांत समारोह या 57 कन्वोकेशन सेरेमनी की रिपोर्ट है जो 8 अगस्त 2026 को आयोजित किया गया था। कि मुख्य समाचार हाइलाइट्स सुपर कंप्यूटर और परम प्रज्ञा का उद्घाटन। मुख्य आकर्षक परम प्रज्ञा नामक एक अत्यधिक शक्तिशाली एआई संचालित सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन है और जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में रिमोटली राष्ट्र को समर्पित किया। और क्षमता यह सुपर कंप्यूटर 250 एआई या पेटाफ्लॉप्स की पीक कंप्यूटर क्षमता रखता है जो स्वास्थ्य और पर्यावरण और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई शोध को नई गति प्रदान करेगा। डिग्री वितरण। इस समारोह के दौरान 3036 से अधिक छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई और जिसमें 587 पीएचडी स्कॉलर्स भी शामिल है। ये 336 छात्रों को डिग्रियां प्रदान कर और जिसमें 587 पीएचडी स्कॉलर्स भी शामिल है। पीएचडी डिग्री के साथ पीएचडी भी इसके समारोह में दिया गया है। आगे बात करते हैं कि नए संकल्प का वक्त। ये दोस्तों ये आंसर राइटिंग के लिए संपादकीय न्यूज़ है कि इसके ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ के बारे में भारत के विकास इसकी वर्तमान चुनौतियों और स्वाधीनता के 80वें वर्ष की और बढ़ते हुए नए संकल्प की आवश्यकता पर केंद्रित है। लेकर मुख्य बिंदु वाया सारांश नीचे दिया गया है कि मुख्य वैचारिक बिंदु है कि 80वीं वर्षगांठ का संकल्प लेकर मानना है कि देश जब आज़ादी के 80वीं वर्षगांठ बढ़ रहा है तब सबसे बड़ी चुनौती अपनी प्रतिभा या ह्यूमन टैलेंट का सही संरक्षण और संवर्धन करना और विकास के आधार पर भारत की तस्वीर सामाजिक विकास और सीमाओं की सुरक्षा तौर पर देश की आंतरिक प्रतिभा और ईमानदारी से काम करने की क्षमता पर टिकी है। वर्तमान वैश्विक स्थिति और चुनौतियां। कौशल और नवाचार दुनिया तेजी से बढ़ रही है। अब केवल श्रम आधारित काम काफी नहीं और उच्च कौशल नवाचार इनोवेशन और तकनीकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के साधन है। अधिक पलायन। भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे आईआईटी आईएम एआईएमएस से निकलने प्रतिभाशाली युवा अक्सर बेहतर अवसरों के लिए विदेश चले जाते हैं। देश को इस बौद्धिक संपदा को रोकने और उन्हें यही उचित माहौल देने की सख्त जरूरत है। आर्थिक चुनौती। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के आने से रोजगार के पारंपरिक तरीके बदल रहे हैं और भारत को अपनी बड़ी युवा आबादी के लिए नए प्रकार के रोजगार पैदा करने होंगे। भविष्य की राह। शोध और विकास आर&डी। देश में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पर निवेश बढ़ाना होगा ताकि हम देश को उपभोक्ता न रखकर नई तकनीकों के निर्माताओं बन सके। नीतिगत सुधार। प्रतिभा को रोकने के लिए देश के भीतर बेहतर बुनियादी ढांचा अनुकूल व्यावसायिक माहौल और नौकरशाही के बंधनों से मुक्त आवश्यक है। सामूहिक प्रयास। यह समय केवल सरकार के भरोसे रहने का नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग द्वारा एक नए राष्ट्रीय संकल्प के साथ आगे बढ़ने का है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन ने रखी आजादी का नींव। आईपीएस के बारे में ये जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है। आईपीएस अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन ने रखी आजादी के नींव क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में लेकिन अनुसार 9 अगस्त 1942 को शुरू हुए इस आंदोलन से जुड़े मुख्य बिंदु और आगे नीचे दिए गए हैं। और मुख्य बिंदु ऐतिहासिक संदर्भ कि आंदोलन की शुरुआत आज से ठीक 84 साल पहले 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के कोरिया मरो के नारे के साथ यह ऐतिहासिक जन आंदोलन शुरू हुआ था। और ब्रिटिश सरकार की बौखलाहट कि वह नील को यह अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को जेल में डालने के बाद जनता खुद इस आंदोलन के नेतृत्व संभालेगी। और चर्चित का पत्र लिन लिथनोगो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को टेलीग्राम भेजकर लिखा था कि आंदोलन 1957 के विद्रोह के बाद अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह है और दमन और गिरफ्तारी के आंकड़ों के अनुसार कुल गिरफ्तारी 1943 के अंत तक पूरे देश में 91,836 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और प्रांतों के अनुसार गिरफ्तारियां मुंबई में सर्वाधिक 24,440 गिरफ्तारियां, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश 21,116 गिरफ्तारी और मध्य प्रदेश 16,676 गिरफ्तारी और बिहार 16,202 गिरफ्तारियां। हिंसा और मौतें। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना और पुलिस ने कई जगहों पर गोलियां चलाई जिसमें लगभग 1060 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। और पुलिस पर हमले। भीड़ के गुस्से का शिकार होकर 63 पुलिस मारे गए थे और 216 पुलिसकर्मी घायल हुए। और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। इस आंदोलन ने आम लोगों में एक गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव लाया और महात्मा गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए सभी औरतें और आदमी स्वतंत्र हैं और जिससे भारत में देश के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना पैदा हुए हैं। अपने हिंदुस्तान को बांटे ना दूंगा। ये भी जीएस पेपर 1 हिस्ट्री से रिलेटेड है दोस्तों। आईपीएस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है संपादकीय न्यूज़ है कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और कश्मीर के वीर सपूत मकबूल शेरवानी के शोध को समर्पित एक समाचार लेख का मुख्य विवरण प्रसंग लेख का मुख्य शीर्षक अपने हिंदुस्तान को बांटने नहीं दूंगा। ऐतिहासिक घटना। यह लेख अक्टूबर 1947 के उस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है जब पाकिस्तानी या कवालियों या आक्रमणकारियों ने कश्मीर पर हमला किया था और बारामूला में यह युवा मकबूल शेरवानी ने अकेले अपने साहस और सूझबूझ से हमलावरों में गुमराह किया और उन्हें गलत रास्ता बताकर उलझाए रखा। वीरगति। उनके इस कदम की वजह से भारतीय सेना को कश्मीर श्रीनगर हवाई अड्डे पहुंचने और मोर्चा संभालने के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय मिल गया। जब कवालियों को पता चला कि शेरवानी ने उन्हें धोखा दिया तो उन्होंने उन्हें प्रताड़ित कर बेरहमी से शहीद कर दिया था। तो चित्र में अंकित प्रश्न है कि उस शीर्षक में विभाजनकारी मानसिकता और केवल धर्म की राजनीति करने वाले पर कड़ा प्रहार करते हुए यह सवाल उठाए गए हैं कि जो देश को बांटने की बात कर रहे हैं वे कैसे किसी के रहनुमा या कायदे अंजाम हो सकते हैं। एम्पैथी न्यूज़ के बारे में आगे बढ़ते हैं कि 2 टूक मेटा को प्रसारित कंटेंट की कानूनी जिम्मेदारी लेनी होगी। एम्पैथी न्यूज़ के बारे में कि एआई से रिलेटेड है, साइंस कैसे है। भारत सरकार द्वारा मेटा पर की गई सख्त कार्रवाई और आईटी नियमों के बारे में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी ने सोशल मीडिया दिग्गजों के लिए सेफ होवर्स सुरक्षा नियमों को कड़ा कर दिया है और मेटा से उन्हें
एल्गोरिदम में सुधार का रोड मैप मांगा है। नीचे नीचे इस समाचार के लेख का हिंदी अंग्रेजी अनुवाद कि दो टू मेटा का प्रसारित कंटेंट कानूनी जिम्मेदारी लेनी होगी। और इसमें क्या बोला गया है, ब्लूंटली पुट मेटा मस्ट टेक लीगल रिस्पांसिबिलिटी फॉर ब्रॉडकास्ट या शेयर कंटेंट। इस समाचार के मुख्य बिंदु है एल्गोरिदम में बदलाव का रोड मैप कि सरकार ने मेटा से उस कंटेंट या सिफारिश या रिकमेंडेशन की एल्गोरिथम में बदलाव की योजना मांगी है ताकि भ्रामक प्रचार की डीफेक को रोका जा सके। यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद तय करते हैं कि यूजर को क्या कंटेंट दिखाना है तो उन्हें प्रकाशन या पब्लिशर माना जा सकता है, जिससे उनकी कानूनी जवाबदेही बढ़ जाएगी। नियमों का पालन नहीं किया तो कानूनी सुरक्षा खत्म, रिस्क ऑफ लॉस लूजिंग सेफ अवर्स। आईटी नियम 2021 संशोधन 2026 के तहत यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तय सीमा में अवैध या एआई जनरेटेड सामग्री को नहीं हटाते हैं तो वे आईटी एक्ट धारा 79 के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा से फॉरवर्ड खो देंगे। और सुरक्षा हटने के बाद थर्ड पार्टी द्वारा पोस्ट की गई किसी भी गैर कानूनी सामग्री के लिए मेटा सीधे जिम्मेदार माना जाएगा। ये रहे 3 अहम मुद्दे। 3 कोर इश्यू, प्रोपोगेंडा और डीफेक पर लगाम, भ्रामक एआई और जनरेटेड छेड़छाड़ की गई मीडिया को तेजी से रोकना और कंटेंट मॉडरेशन, कंटेंट रिव्यू प्रणाली को मजबूत और अधिक सुरक्षित बनाना और डेटा स्थानीयकरण या डेटा लोकलाइजेशन और भारतीय नियमों के अनुसार डेटा को स्थानीय स्तर पर सुरक्षित रखना। और सरकार के प्रमुख निर्देश की डायरेक्टिव इशू की 3 घंटे की समय सीमा सरकार या अदालत के आदेश के बाद भ्रामक एआई सामग्री या डीफेक को 3 घंटे के भीतर हटाना होगा और संवेदनशील सामग्री के लिए यह सीमा 2 घंटे है। और स्पष्ट लेबलिंग, सभी एआई जनरेटेड और सिंथेटिक फोटो और वीडियो पर परमानेंट एआई लेबल लगाना अनिवार्य है। तो त्वरित कार्रवाई, सरकारी एजेंसियों या ओआरटी या क्विक रिस्पांस टीम्स के साथ मिलकर वायरल हो रही अफवाहों को तुरंत रोकना। नौकरी गई तो छोड़ना पड़ सकता है देश, ट्रंप प्रशासन प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इस संकट अमेरिका में H1B वीजा धारकों की बढ़ सकती है मुश्किलें। कनाडा ने 3000 भारतीय लौटाए। इस न्यूज़ के बारे में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय अप्रवासन इमिग्रेशन संकटों उनके भारतीय नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभावों पर आधारित है। अमेरिका में H1B धारकों पर संकट। मुख्य संकट अमेरिका में H1B वीजा धारकों को बढ़ सकती है मुश्किलें और ट्रंप प्रशासन के ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसके तहत यदि किसी H1 वीजा धारक की नौकरी चली जाती है तो उसे देश छोड़ना पड़ सकता है। विधेयक ये मांगे इस वीजा कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए एक नया बिल भी पेश किया गया है और राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी सांसदों द्वारा लगातार करे नियम की मांग की जा रही है। कनाडा द्वारा भारी संख्या भारतीयों को लौटाना जाना और मुख्य शेषक कनाडा ने 3000 भारतीय लौटाए और आधिकारिक आंकड़े कनाडा बॉर्डर या सर्विस एजेंसी CBSA के अनुसार वर्ष 2024 के शुरुआत 6 महीने जनवरी से जून में ही रिकॉर्ड 3323 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट या निष्कासित किया गया है। और तुलना यह संख्या वर्ष 2025 में पूरे साल के दौरान लौटाए गए कुल भारतीय 3779 या लगभग 88% है। वर्तमान में 7669 और भारतीय के निष्कासन की प्रक्रिया रिमूवल इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री भी जारी है। कारण यह कार्रवाई वीजा नियमों के उल्लंघन या शरण या एस्लूम दावे के खारिज और अवैध प्रवासन पर कनाडा सरकार द्वारा की जा रही सख्त नीति के तहत हुई है। केंद्र सरकार ने मेटा से डीफेक के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। ये साइंटेक्स के लिए जेस पेपर 30 लिया गया है। जेस पेपर 30 रिलेटेड है दोस्तों कि समीक्षा के बाद उठाए जाने वाले कदमों को लेकर कानून लेने की तैयारी। जेस पेपर 30 रिलेटेड है ये न्यूज आई 25 में डिटेल से साइंस एंड टेक से रिलेटेड ये न्यूज है। आई 25 केंद्र सरकार द्वारा मेटा को डीफेक या एआई जनरेटेड भ्रामक सामग्री के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश के बारे में इस रिपोर्ट की मुख्य बातें निम्नलिखित है कि मुख्य बिंदु सरकारी निर्देश एल्गोरिदम में बदलाव। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से अपने रिकमेंडेशन या एल्गोरिदम में बदलाव करने का कहा है और इसका मुख्य डीफेक या मास इमेज या प्रोपेगेंडा कंटेंट के खिलाफ या रीच को रोकना है और जवाबदेही और सेफ हॉवर का खतरा। सरकार समीक्षा कर रही है कि क्या मेटा भारतीय कानून के पूरी तरह पालन कर रहा है और नियमों को अनदेखी पर आईटी एक्ट का धारा 79 के तहत मिलने वाले सेफ हॉवर कानून सुरक्षा कवच दर्जा रद्द किया जा सकता है। इसके हटने के बाद प्लेटफॉर्म पर पोस्ट होने वाली किसी भी अवैध सामग्री के लिए मेटा सीधे जिम्मेदार होगा। त्वरित कार्रवाई रोडमैप, सरकार ने कंपनी से एक विस्तृत या अनुपालन रोडमैप या कंप्लायंस या रोडमैप मांगा है। साथ ही आपातकालीन या फर्जी जानकारियों को रोकने के लिए सरकारी क्विक रिस्पांस या टीम्स या QRTS के साथ मिलकर काम करने को कहा है। वो मानवीय निगरानी या ह्यूमन ओवरसाइट, स्वचालित एआई या फिल्टरों की गलतियों को कम करने के लिए प्रमुख या वीवीआईपी खातों को मॉडरेशन में इंसानी जांच बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। विवाद या पृष्ठभूमि, यह सख्त कदम पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फेसबुक पोस्ट को एआई संचालित ऑटोमेटेड या कंटेंट या फिल्टर द्वारा गलती से हटाए जाने के बाद उठाया गया है। इसके बाद सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को समन किया था जिसके जवाब में मेटा ने अपनी तकनीकी या कमियों को स्वीकार करते हुए माफी मांगी और इसके अतिरिक्त प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड सेक्सुअल या एब्यूज मटेरियल या सीसीएम और बिना लेवल वाले सिंथेटिक कंटेंट के प्रचार पर भी कड़ी पूछताछ की गई है। पीओके में सुरक्षा स्थिति पर चिंता, IR से लिया गया, इंटरनेशनल रिलेशन से लिया गया। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। आई 25 के बारे में संयुक्त राष्ट्र या यूएन द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में हाल या शांति इंटरनेट प्रतिबंध और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर जताई गई गहरी चिंता से संबंधित है। मुख्य समाचार सारांश है कि पीओके में सुरक्षा स्थिति पर चिंता, प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। यह मुख्य वक्तव्य संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो या गुटेरेस के डिप्टी प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि यदि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के कारण लोगों को नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। और वोल्कर तुर्की की अपील, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उपायुक्त वोल्कर तुर्क ने हाल ही में क्षेत्रीय चुनाव से पहले ही भर्ती और शांति और प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों की मौतों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने सभी मौतों की निष्पक्ष और पारदर्शी या स्वतंत्र जांच तत्काल कराने का आह्वान किया था और पाबंदी पर आपत्ति। संयुक्त राष्ट्र ने क्षेत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण समाज के अधिकारों के उल्लंघन और इंटरनेट सेवाओं पर लगी पाबंदियों और सार्वजनिक सभाओं पर रोक को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। GAAC पर प्रतिबंध, प्रदर्शनकारियों और अगुवाई करने वाले संगठन ज्वाइंट आबादी एक्शन या कमेटी GAAC पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत लगातार प्रतिबंध और उसके नेताओं की गिरफ्तारी की जांच की मांग की गई है और समाधान का आह्वान। संयुक्त राष्ट्र ने स्थानीय लोगों की मूल समस्या और शिकायतों के निवारण के लिए एक सार्थक और समावेशी रणनीति की संवाद स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
सूद ने महिला आरक्षण विधेयक का किया समर्थन और परिसीमन पर सभी राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व मांगा। मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता से संसदों की बैठक में परिसीमन का विरोध करने का निर्णय। आई पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल से मुख्य बातें पढ़ते हैं। सीएत ने महिला आरक्षण विधेयक का किया समर्थन और मुख्य संदेश। शिरोमणि अकाली दल जैसी सीएत ने महिला आरक्षण विधेयक संविधान संशोधन विधेयक का पुरजोर समर्थन किया है। मांग पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने मांग की है कि महिला को समाज में समान अवसर और राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने परिसीमन या डेलिमिटेशन प्रक्रिया में देश के सभी राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की अपील की है ताकि किसी भी राज्य के साथ भेदभाव न हो। और चित्र इस खबर के साथ सुखबीर सिंह बादल की तस्वीर प्रकाशित है और मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में सांसद की बैठक में परिसीमन का विरोध करने का निर्णय है। संसद का मुख्य संदेश तमिलनाडु में पूर्व मुख्यमंत्री और पनीर सेल्वम या ओपीएस का विजय गठबंधन गुट का अध्यक्षता में हुए सांसदों की एक बैठक में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का विरोध करने का निर्णय लिया गया है। और कारण बैठक में यह चिंता जताई गई है कि यदि आबादी के आधार पर परिसीमन हुआ तो तमिलनाडु और दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद में घट जाएगा, क्योंकि इन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है। और इस बैठक का प्रमुख द्रविड़ मुनेत्र या कर गम द्रमुख जैसी कई विपक्षी पार्टियों ने समर्थन और बहिष्कार के जरिए रुख साझा किया है। इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है भारत। ये भी 267 टैक्स से जीएसटी 3 से लिया गया है। इस न्यूज़ के बारे में जनसत्ता से लिया गया। इस न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं कि इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है भारत। लेख का मुख्य रूप से भारत के विशाल डिजिटल उपभोक्ता आधार सोशल मीडिया तकनीकी दिग्गजों विशेषकर मेटा और इसकी निर्भरता इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले नियामक या सुरक्षा चुनौतियों का विश्लेषण करता है। तो मुख्य बिंदु एवं डेटा विश्लेषण। भारत के विशाल डिजिटल बाजार यूजर बेस या व्हाट्सएप भारत में व्हाट्सएप ऐप के 60 करोड़ से अधिक सक्रिय उपभोक्ता है जो इसे मेटा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार मानता है। इंस्टाग्राम इसके 21 करोड़ से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता जबकि इसकी विज्ञापन पहुंच कुल 55 करोड़ लोगों तक फैली हुई है। यह संख्या अमेरिका की कुल आबादी से भी अधिक है। यूट्यूब का सबसे बड़ा वैश्विक बाजार है जब विज्ञापन पहुंचे 51 करोड़ से 52 करोड़ या उपयोगकर्ताओं तक है। कुल इंटरनेट उपयोगकर्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या 95.3 करोड़ या 950 मिलियन से अधिक हो चुकी है, जिसमें 57% लगभग 54.8 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। और राजस्व और आर्थिक निर्भरता लॉन्ग टेल मार्केट। मेटा के लिए भारत केवल एक बाजार नहीं बल्कि उसके वैश्विक वित्तीय साम्राज्य की रीढ़ है। मेटा बाजार मूल्य करीब $1.48 ट्रिलियन आंका गया है और कंपनी भारतीय बाजार में अपने एकाधिकार या विज्ञापन नेटवर्क के जरिए भारी नुकसान कमाती है। हालिया विवाद सुरक्षात्मक चिंताएं। लेख में टेक दिग्गजों की मनमानी और सुरक्षा चौकों पर कड़ी चिंता जताई गई है। और डीफेक या कंटेंट प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर या जनरेटेड भ्रामक सामग्री और डीफेक या प्रसारित हो रहे हैं जिन्हें रोकने में कंपनियां विफल रही हैं। प्रधानमंत्री की पोस्ट हटाने का यह मामला। हाल ही में फेसबुक द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की एक पोस्ट को अस्थायी रूप से हटाए जाने पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया। इसके बाद में मेटा की ग्लोबल या अफेयर्स हेड को तलब किया गया है और संसदीय समिति ने तीनों दिनों के भीतर मार्क जबरबर्ग से माफी मांग की थी। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दी जाने वाली सेफ या हड़बड़ या लीगल प्रोटेक्शन सुरक्षा को वापस लेने की चेतावनी दी है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रियों जैसे नितिन गडकरी ने डीफेक के खिलाफ कानूनी मोर्चे खोले हैं। निष्कर्ष लेख संदेश देता है कि भारत अब इन कंपनियों के लिए सिर्फ एक उपभोक्ता देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पावर हाउस। और ऐसे में वैश्विक टेक दिग्गजों को भारत की संप्रभुता सुरक्षा नियमों यूजर डेटा नीतियों का सम्मान करना ही होगा। उनकी मनमानी अब स्वीकार नहीं होगी। डीजिन आई पढ़ते न्यूज़ के बारे में टैक्स लिया गया कि पूरी दुनिया के लिए दूधारी तलवार बना सोशल मीडिया भारत में इसके पकड़ने सरकार के लिए पैदा की चिंता। आई पढ़ते न्यूज़ के बारे में डिटेल से मुख्य बातें पढ़ते हैं कि सोशल मीडिया और डीफेक टेक्नोलॉजी के खतरों के बारे में जिसमें मुख्य रूप से मेटा भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच घटनाक्रमों को रेखांकित किया गया है। और इस लेख में मुख्य बिंदु नीचे संक्षेप में दिए गए हैं। मुख्य शीर्षक है कि केंद्रीय विषय शीर्षक पूरी दुनिया के लिए दूधारी तलवार बना सोशल मीडिया भारत में इसके पकड़ने सरकार के लिए पैदा की चिंता। मुख्य विषय सोशल मीडिया विशेषकर मेटा के प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम किस प्रकार समाज और सुरक्षा के लिए खतरा बढ़े। सरकार इन पर नकेल कसने के लिए क्या कदम उठा रही है कि प्रमुख घटनाक्रम और मुद्दे। मेटा के प्रमुख की गवाही। लेख में मेटा के प्रमुख मार्क जकरबर्ग का जिक्र है जिन्होंने अमेरिकी सीनेट ने सामने माना था कि तकनीकी खामियां के कारण बच्चा को नुकसान पहुंचाने वाली या सामग्री प्लेटफॉर्म पर प्रसारित है। डीफेक और फर्जी वीडियो का खतरा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एडिटेड या डीफेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का उल्लेख है और नीट पेपर लीक विवाद के समय सामने आया था। इस वीडियो के बाद में हटा दिया गया था। और संसदीय समिति की बैठक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अस्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों को तलब किया था, पूछा था कि हानिकारक कंटेंट को रोकने के लिए उसके पास क्या तकनीक है। आईटी अधिनियम का धारा 79(3) सरकार ने मेटा को चेतावनी दी है कि यदि वे आपत्तिजनक और देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली कंटेंट को तुरंत नहीं हटाते हैं तो उन्हें आईटी एक्ट के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा सेफ हार्बर को समाप्त किया जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु सुप्रीम कोर्ट का रुख। लेख में सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका की भूमिका का भी जिक्र है जो देश में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को, गलत सूचनाओं या मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए सख्त नियम बनाने पर जोर दे रही है। और दूधारी तलवार सोशल मीडिया को एक ऐसी दूधारी तलवार बनाई गई है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी तो देती है, लेकिन साथ राजनीतिक फायदे या अफवाहें फैलाने और समाज में अशांति पैदा करने का जरिया बन गए हैं। बौद्धिकता के मायने। संदर्भ राकेश सिन्हा। आई पढ़ते न्यूज़ संपादक न्यूज़ के बारे में डिटेल से मुख्य बातें पढ़ते हैं कि लेख का शीर्षक बौद्धिकता के मायने द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी। लेखक राकेश सिन्हा विचारक लेखक और पूर्व राज्यसभा सांसद। मुख्य विषय है कि इस लेख में भारतीय राजनीतिक संसद या समाज शासन व्यवस्था में बौद्धिकता वैचारिक चेतना तथा ज्ञान परंपरा के महत्व पर गहराई से चर्चा की गई है। और प्रमुख बिंदु सारांश संसदीय चेतावनी बौद्धिकता। लेख की शुरुआत इस लेख में से होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सांसदों को पुस्तकालय में समय बिताने की सलाह दी थी और लेकिन मानना है कि यह सांसदों में वैचारिक गहराई और विधायी सामग्री बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बौद्धिकता की परिभाषा लेख स्पष्ट करते हैं कि बौद्धिकता केवल शासन या सत्ता चलाने का साधन नहीं, यह मानव मूल्यों का उच्चतम अभिव्यक्ति है जिसमें विवेक या बुद्धि, ज्ञान, चेतना और राष्ट्र के प्रति समर्पण समाहित होते हैं। और ऐतिहासिक संदर्भ उल्लेख में उसे इतिहास और संविधान सभा की बहसों और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सहित कई प्रमुख विचारधारकों ने व समाजवादियों के वैचारिक योगदान का उल्लेख किया गया है। और संकीर्णता से ऊपर लेख में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि वास्तविक बौद्धिकता संसद समाज में बैठने वाले लोगों को जाति, धर्म, लिंग और आयु, भाषा की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठाती है। अवसर के संवाद किसी क्षेत्र की आकांक्षाएं या
प्रसंगवश निमिषा सिंह आई 35 मिनट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। कृषि से रिलेटेड है जीएस पेपर 3 कि अवसर के समांतर कृषि क्षेत्र की आकांक्षाएं इस शीर्षक से प्रकाशित एक संपादकीय कॉलम प्रसंगवश है, जिसकी लेखिका निमिषा सिंह है। यह प्रमुख रूप से भारत और अमेरिका के बीच कृषि तथा डेयरी व्यापार समझौते या आयात निर्यात शुल्क और भारतीय किसानों में पशुपालकों और उनके संभावित भाव या प्रभावों पर विश्लेषण करता है। मुख्य लेख में रेखांकित किए गए महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है कि वैश्विक व्यापार सुरक्षा मानक या हाईलाइट किया गया है बॉक्स महत्वपूर्ण तथ्य लेखिका के अनुसार वैश्विक स्तर पर किसी भी समझौते या साझेदारी का वास्तविक प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भारत निर्यात उत्पादकों पर शुल्क समर्थन या मानक या टैरिफ या प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड तथा आयात कोटा कैसे तय करता है। मूल्यांकन की कसौटी किसी भी द्विपक्षीय और बहुविपक्षीय संधि का मूल्यांकन सिर्फ आयात निर्यात आंकड़ों के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात पर भी होना चाहिए कि इससे भारत का अन्नदाता या किसान मजबूत होगा या नहीं, भारतीय उपभोक्ता सुरक्षित रहेंगे या नहीं, और हमारी खाद्य संप्रभुता अक्षुण्ण बना रहेगी या नहीं। भारत और अमेरिका के कृषि ढांचे की असमानता या असमान कृषि पद्धतियों में अंतर। भारत और अमेरिका की कृषि प्रणालियों में जमीन असमान अंतर है, और अमेरिका में बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट खेती होती है, जहां भारी मशीनरी, कृषि ड्रोन और जीएम और आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत भारत में अधिकांश छोटे सीमांत किसान हैं जो पारंपरिक या श्रम या प्रधान खेती पर निर्भर है। अनुदान सब्सिडी का मुद्दा। अमेरिका अपने बड़े कॉर्पोरेट फर्मों को भारी वित्तीय अनुदान देता है। यदि वहां से रियायती दरों पर अनाज या कृषि उत्पादों को भारत में आयात मुक्त रूप से खोल दिया गया तो भारत बाजार में कीमतों में गिरावट आ सकती है, जिससे छोटे घरेलू किसानों को भारी नुकसान होगा। डेयरी क्षेत्र की संवेदनशील पहलू। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधार भारत में डेयरी और पशुपालन क्षेत्र करोड़ों ग्रामीण परिवारों, विशेषकर छोटे किसानों और महिलाओं की आजीविका का मुख्य साधन है। अमेरिका लगातार भारत पर अपने डेयरी उत्पादों के बाजार खोलने के लिए दबाव बनाता रहा है। भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक कानून से कुछ कड़े नियम और जैसे ऐसे पशुओं के उत्पादन का प्रतिबंध जिन्हें मांसाहारी या चारा खिलाया गया है लागू। यदि इन नियमों में ढील दी जाती है तो भारतीय डेयरी क्षेत्र में गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। और संरक्षण के समांतर रणनीतिक कदम। सरकार को भारतीय किसानों की वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नारियल, काजू और मसाले और अनानास जैसे कृषि उत्पादों के लिए अनुकूल नीतियां और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जैसे प्रणाली को मजबूत करना होगा। कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कोल्ड चेन नेटवर्क को बढ़ाना आवश्यक है, ताकि भारतीय कृषि उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुरूप बनी रहे और किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भी लाभ मिल सके। अगला है स्प्रे को चमका देने लगा है डेंगू फैलाने वाला मच्छर। 35 मिनट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। ये बायोटेक या साइंटेक से रिलेटेड है। 35 मिनट के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक शोध के बारे में कि जिसमें खुलासा किया कि डेंगू फैलाने वाले मच्छर कीटनाशक स्प्रे को चमका देने लगेंगे। अध्ययन के अनुसार ये मच्छर आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी विकसित कर रहे हैं, और कीटनाशक बेअसर डेंगू। मुख्य बिंदु है कि चिकनगुनिया और जीका फैलाने वाले एडीज या एजिप्टी मच्छर आम रसायनों और अल्फा या साइपरमेथ्रिन के खिलाफ प्रतिरोध हो रहे हैं। शुरुआती चेतावनी। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोध में मच्छरों की मृत्यु दर 97.91% पाए गए हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 98% के मानक से कम है, और एक खतरे का संकेत है। बचाव का तरीका। मच्छरों के शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन या एंजाइम विशेषकर बीटा या स्टरेज सक्रिय हो गया है, जो कीटनाशकों के असर को खत्म कर देते हैं। भविष्य का संकट। यदि समय रहते रणनीति नहीं बदली गई तो भविष्य मच्छरों और इनसे फैलने वाली बीमारियों पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और विशेषज्ञों की सलाह, कीटनाशकों को बदल कर छिड़काना और रोटेशन चाहिए, और मच्छरों के पनपने वाले स्थानों को नष्ट करने का ध्यान देना चाहिए। 100% टैरिफ का भारत यूएस ट्रेड डील पर पड़ेगा असर। 35 के बारे में कि भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ वाला बिल अमेरिका सीनेट में पास है, और रूसी तेल के खरीदने वाले पर कार्रवाई और 86 सांसदों के इसके पक्ष में वोट किया है। 35 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। इंटरनेशनल लेसन है। लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग या रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 या लिंडसे ओ ग्राहम या सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 के बारे में विस्तार से जानकारी देता है। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में इस महत्वपूर्ण विधेयक को 86-11 के भारी बहुमत से पारित कर दिया गया है, और इस समाचार के प्रमुख बिंदुओं का विवरण नीचे दिया गया है कि विधेयक का मुख्य उद्देश्य और प्रावधान क्या है कि 100% दंडात्मक टैरिफ। यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात करने वाले दुनिया के शीर्ष 5 देशों से आने वाले सामानों पर 100% तक भारी आयात शुल्क टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। और रूसी राजस्व को रोकना। इस कदम का प्राथमिक उद्देश्य रूसी ऊर्जा क्षेत्र से होने वाली वित्तीय कमाई को पूरी तरह से ठप करना है, जिसका उपयोग मॉस्को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के जारी रखने के लिए कर रहा है, और ईरान पर प्रतिबंधों का विस्तार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष अनुरोध पर इस कानून के तहत ईरान सेंसर एक्ट 1996 की अवधि को बढ़ाकर 2021 तक कर दिया गया है, ताकि उसके हथियार ऊर्जा उद्योगों पर भी दबाव बना रहे। शेडो या फ्लीट पर शिकंजा। यह कानून रूसी तेल के अवैध परिवहन या प्रतिबंधों से बचने के लिए उपयोग किए जाने वाले या शेडो या फ्लीट या गुप्त टैंकरों के नेटवर्क को समर्थन देने वाले देशों या कंपनियों को जहाजों पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है। और भारत पर संभावित प्रभाव। शीर्ष आयात होने पर जोखिम। वर्तमान में चीन के बाद भारत रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। इस कानून के लागू होने से भारत से अमेरिका को होने वाली प्रमुख निर्यात या जैसे इंजीनियरिंग सामान, दवाई, रसायन, वस्त्र और ऑटो कंपनियों का सीधा संकट आ सकता है। और राजनीतिक या आर्थिक विकल्प। विधेयक में यह प्रावधान है कि यदि कोई देश रूस के कुल प्राकृतिक गैस निर्यात का 15% कम से कम आयात करता है तो निर्यात कम करने के प्रयास कर रहा है, तो उसे छूट मिल सकती है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति का राष्ट्रीय सुरक्षा या हितों को ध्यान में रखकर किसी देश को विशेष छूट या वेवर्स देने का विशेष अधिकार भी प्राप्त है। वर्तमान स्थिति और अगली प्रक्रिया। सीनेट से भारी बहुमत के साथ पास होने वाले यह विधेयक अब अमेरिका या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भेजा गया कि अगस्त की संसदीय छुट्टियां समर रेसेस के समाप्त होने के बाद प्रतिनिधि सभा या सितंबर में इस पर विचार करेगी, और दोनों सदनों में पूर्ण रूप से पारित होने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में हस्ताक्षर के बाद भी यह आधिकारिक कानून का रूप लेगा। मुद्दा है भारत अमेरिका साझेदारी की बदलती रणनीति और दिशा। जीएस इंटरनेशनल रिलेशन चर्चा में क्यों है? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर व्यापार, रक्षा और उभरती प्रौद्योगिकी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और महत्वपूर्ण खनिज क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। यह बातचीत विशेष रूप से पश्चिमी एशिया या मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की तुर्की या सऊदी अरब तथा पाकिस्तान के बीच हालिया रक्षा समझौते के बाद की बात है कि मुख्य बिंदु
कि ओपनिंग से लिखा है कि चेंजिंग लॉजिक और इंडिया यूएस पार्टनरशिप के अनुसार दोनों देशों के रिश्ते अब सिर्फ एक दूसरे की जरूरत नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति को संतुलित करने का प्रमुख स्तंभ बन गया है। तो मुद्दा क्या है? बीपीआई यूपीआई लेनदेन पर शुल्क और नीतिगत चुनौतियां, जीएस पर इंडियन इकोनॉमी चर्चा में क्यों, सरकार और आरबीआई द्वारा बैंकों और पेमेंट प्रोसेसर को यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट या एमडीआर या मामूली चार्ज लगाने की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। और मुख्य बिंदु है कि द हिंदू के अनुसार यूपीआई को पूरी तरह से मुक्त न रखना डिजिटल समावेशन, डिजिटल इंक्लूजन को प्रोवाइड कर सकता है। हालांकि कि फिनटेक या इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाए रखने के लिए बैंकों का राजस्व या रेवेन्यू भी आवश्यकता है। प्रारंभिक परीक्षा का अभ्यास या पीटी प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण खनिजों क्रिटिकल मिनरल्स के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। कोबाल्ट या लिथियम या निकेल को भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और खनिज केवल रक्षा और एयरोस्पेस उद्योगों के लिए आवश्यक है। इनका उपयोग हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी प्रौद्योगिकी में नहीं होता है। इसका आंसर पहला हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है दोस्तों। आई पर इसका व्याख्या पढ़ते हैं कि लिथियम, कोबाल्ट या आदि महत्वपूर्ण खनिजों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा गलत है। कोबाल्ट क्योंकि इनका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग इलेक्ट्रॉन से वाणी की बैटरी या नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के भंडारण में किया जाता है। मैथ्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस अंतर्राष्ट्रीय संबंध कि इसमें क्या बोला कि बदलती वैश्विक भूरात्रिक और पश्चिमी एशिया के नए संबंधों के बीच भारत अमेरिका या रणनीतिक साझेदारी की चरित्र की रक्षा से आगे बढ़कर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और हस्तांतरित हो रहा है। विश्लेषण 150 शब्द की दर्शन किया कि ऊपर का ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर कि हालिया भारत अमेरिका उच्च स्तरीय वार्ता जैसे पीएम मोदी और अमेरिका उपराष्ट्रपति के बेंच के बीच बातचीत का संदर्भ देते हुए उत्तर की शुरुआत करें। मुख्य बॉडी पश्चिमी एशिया के बदलते गठबंधों का भारत की सुरक्षा पर प्रभाव बताएं और क्रिटिकल मिनरल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेमीकंडक्टर के क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग और आईसीटी के महत्व को रेखांकित करें और आर्थिक और व्यापारिक हितों में आ रही चुनौतियों का उल्लेख करें। निष्कर्ष यह स्पष्ट करें कि दोनों देशों को अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के अनुकूल एक संतुलित साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहिए। परिसीमन या महिला आरक्षण या डेलिमिटेशन या वुमेन कोटा लॉ चर्चा में क्यों, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्रियों के बीच महिला आरक्षण कानून को आगामी परिसीमन में डेलिमिटेशन और प्रत्याशी जोड़पति की बहस हुई है। मुख्य बिंदु विपक्ष का तर्क है कि आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़कर इसे अनावश्यक रूप से लौटाया जा रहा है और जबकि सरकार का कहना है कि यदि एक गंभीर संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक जुड़ा अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद या सीटों का पुनः समायोजन और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम की 2023 नारी शक्ति बंधन अधिनियम, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को संख्या के वृद्धि, जुडिशरी रिफॉर्म चर्चा क्यों, संसद के मानसून सत्र में सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की संख्या या संशोधन विधेयक 2026 प्रमुखता से एजेंडे में है, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों को कम करने के लिए न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करना और संवैधानिक जुड़ा अनुच्छेद 124 के तहत संसद को कानूनी बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बदलने का अधिकार है। घरेलू क्रूरता, लिव इन रिलेशनशिप या लाइव इन रिलेशनशिप लॉ की चर्चा में क्यों है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण व्याख्या में स्पष्ट किया है कि भारतीय न्याय संहिता या बीजेएसआईपीसी की धारा 498 एक घरेलू क्रूरता के तहत संरक्षण को लिव इन संबोधन के तहत विस्तारित हो सकता है, बशर्ते वह संबंध विवाह की प्रकृति का हो, विवाह करने का इरादा स्पष्ट हो। मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन जीएस 2 पॉलिटिकल गवर्नेंस। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए विधायी या निकायों में आरक्षण एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसे जनगणना और परिसीमन जैसी प्रक्रियाओं से जोड़ने इसके ये तत्काल या कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 प्रदान किया कि भूमिका है कि 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम का उल्लेख करते हुए उत्तर का शुरुआत करें। मुख्य भाग या पक्ष में परिसीमन में जोड़ने के प्रशासनिक लाभ बताएं, जैसे कि सीटों की सही और पालन आवंटन या क्षेत्रीय संतुलन। मुख्य भाग विपक्षी चिंताएं, कार्यान्वयन में देरी और दक्षिण भारतीय राज्यों की जनसंख्या की चिंताएं, जनसंख्या नियंत्रण के कारण सीटें कम होने का डर और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का विश्लेषण करें और निष्कर्ष आगे की एक निष्पक्ष और निष्कर्ष दें कि महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बिना किसी राजनीतिक गति के जल्द से जल्द लागू करने के लिए आम सहमति बनाई जानी चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस क्वेश्चन एमसीक्यू। परिसीमन आयोग या डेलिमिटेशन कमीशन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा या संबंधित राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाता है, तो वे उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। संविधान अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों के आवंटन के लिए संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम पारित किया जाता है। इसका आंसर तीनों हो जाएगा दोस्तों। परिसीमन आयोग एक अत्यंत या शक्तिशाली संस्था है। इसके आदेशों को कानून की तरह माना जाता है और उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संसद या राज्य विधानसभाएं इसके आदेशों में कोई बदलाव या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती। अनुच्छेद 82 संसद को हर जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाने की शक्ति देता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति इसमें नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा संसद को। संविधान के अनुच्छेद 124 ए के अनुसार संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित और बढ़ा सकती है। हाल ही में पेश किया गया है कि संशोधन विधेयक 2026 इसी शक्ति का उदाहरण है। मुख्य आर्थिक समाचार विश्लेषण है कि डेटा सेंटर की बढ़ती संख्या उनके छुए गए पर्यावरण प्रभाव चर्चा क्यों। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य 2 गीगावाट से अधिक क्षमता जोड़ना है और इसी तरह की गुजरात की 2026-29 नीति का लक्ष्य 16 लाख करोड़ के निवेश के साथ 7 गीगावाट क्षमता हासिल करना है। हालांकि विशाखापट्टनम और ठाणे जैसे जगहों पर अमेजन प्रोजेक्ट के खिलाफ बिजली और पानी की भारी खपत को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। मुख्य डेटा सेंटर्स और एआई मॉडल को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में साफ पानी और निर्बाध बिजली की जरूरत होती है और अधिकांश कंपनियों अपने जल उपयोग का विवरण या वाटर कंजप्शन फिगर साझा नहीं करती है, जो भविष्य में समाधान संकट को बढ़ा सकता है। पाठ्यक्रम जीएस 3 बुनियादी ढांचा, आर्थिक विकास का पर्यावरण टैक्सेशन और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 टैक्सेशन और अदर्स लॉ अमेंडमेंट बिल की चर्चा में वित्त मंत्री निर्मला और सीतारमण ने संसद में यह विधेयक पेश किया है कि जो मुख्य रूप से भारत में विदेशी पूंजी फॉरेन मनी या एफपीआई के प्रवाह को विनियमित और सुव्यवस्थित करने से संबंधित है। मुख्य बिंदु यह संशोधन आयकर अधिनियम 2025 वित्त अधिनियम 2024 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में बदलाव करता है। इसका सीधा प्रभाव व्यक्तिगत करदाताओं का इंडिविजुअल टैक्स पेयर पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत में विदेशी संस्था से निवेश को एफपीआई के लिए निवेश नियमों को आसान और पारदर्शी बनाना है। अगस्त के पहले सप्ताह में एफपीआई ने भारतीय बाजारों में 12,290 करोड़ का निवेश किया है और यूपीएससी पाठ्यक्रम जीएस 3 भारतीय अर्थव्यवस्था और समाधान जुटाना सरकारी बजट।
डिजिटल भुगतान और एमडीआर शुल्क में संभावित या बदलाव की चर्चा में संसद द्वारा हाल ही में पारित एक संशोधन के बाद यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर के नियमों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है और जिससे सरकार या अधिसूचित डिजिटल भुगतान मोड के लिए शुल्क तय कर सकेगी। और हालांकि यह फोन पे के सीईओ के अनुसार उपभोक्ता के लिए यूपीआई लेनदेन का मुक्त रहेंगे। पाठ्यक्रम जीएसपी 3 वित्तीय समावेशन और डिजिटल अवसंरचना। पीटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि अभ्यास प्रश्न है कि डेटा सेंटर या डेटा सेंटर के संदर्भ निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। डेटा सेंटर का क्षमता को न सामान्य गीगावाट जीडब्ल्यू या मेगावाट एमडब्ल्यू में मापा जाता है, जो उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली क्षमता ऊर्जा क्षमता को दर्शाता है। डेटा सेंटर के संचालन में पानी की खपत केवल उनके निर्माण क्षमता की सीमित होती है। इसके दैनिक संचालन में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। क्या पढ़ते हैं इसका व्याख्या पढ़ते, इसका आंसर पहला सही है कि उत्तर प्रदेश के गुजरात की नीतियों में की क्षमता को जीडब्ल्यू में मापा गया है। दूसरा गलत है क्योंकि डेटा सेंटर को 24 घंटे चालू रखने और उनके सर्वर्स का ठंडा या कूलिंग रखने के लिए दैनिक स्तर पर लाखों लीटर साफ पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि हाल ही में चर्चा में रहे मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर का संबंध किससे है? इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, डिजिटल भुगतान लेनदेन के दौरान व्यापारियों में से लिया जाने वाला शुल्क। हम पढ़ते हैं कि एमडीआर वह शुल्क है जो एक व्यापारी या मर्चेंट को अपने ग्राहकों से डिजिटल माध्यम जैसे डेबिट कार्ड या यूपीआई से भुगतान स्वीकार करने के लिए एक बैंक को देना पड़ता है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि जीएसपी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण विभाग के डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई क्रांति की छिपी हुई पर्यावरण लागत सतत विकास के सदन के सामने एक नई चुनौती पेश कर रहे हैं। देश में बढ़ते डेटा सेंटर के आर्थिक महत्व या उनसे उत्पन्न होने वाले समाधान संकट या बिजली और जल के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द प्रदान किया है। मॉडल आंसर हो जाएगा की भूमिका उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों जैसा कानून हालिया डेटा सेंटर नीतियों और डिजिटल अर्थव्यवस्था में इसके योगदान का उल्लेख करते हुए शुरुआत करें। वो आर्थिक बात डिजिटल इंडिया या क्लाउड कंप्यूटिंग एआई का विकास देश में वैश्विक तकनीकी निवेश को आकर्षित करना और पर्यावरण चुनौतियों डेटा सर्विसेज को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में जल की खपत, वाटर फुटप्रिंट, जीवाश्म ईंधन पर आधारित बिजली या अत्यधिक मांग और स्थानीय परिस्थिति पर दबाव जैसे ठाणे और विशाखापट्टनम में विरोध से समाधान आगे किया। डेटा सेंटर को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पवन से जोड़ना और ग्रीन डेटा सेंटर या मानकों को अनिवार्य करना और कंपनियों के लिए जल उपयोग का प्रकटीकरण, वाटर डिस्क्लोजर नॉर्म्स को अनिवार्य करना। निष्कर्ष कंक्लूजन, आर्थिक समृद्धि और पर्यावरणीय स्थिरता के या संतुलन या विकसित भारत 2047 के तहत सतत विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए निष्कर्ष लिखे। डिजिटल और एआई का दुनिया की ऊर्जा देने की छिपी हुई पर्यावरणीय लागत, हाइड एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ एआई और डेटा सेंटर। सिलेबस से लिखा जीएसपी 3 पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण, जीएसपी 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मुख्य बिंदु चर्चा क्यों है? उत्तर प्रदेश या कैबिनेट या 2 डीडब्ल्यू से अधिक क्षमता बढ़ाने के लिए डेटा सेंटर नीति 2024 को मंजूरी दी है, जबकि गुजरात का लक्ष्य है कि 16 लाख करोड़ से निवेश के साथ 7.5 गीगावाट क्षमता बनाना है। और पर्यावरण चिंता भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे ठाणे या विशाखापट्टनम में इन डेटा सेंटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और बिजली और पानी का संकट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और डेटा सेंटर का ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी और कूलिंग और बिजली की आवश्यकता होती है। अधिकांश डेटा सेंटर कंपनियों अपने वास्तविक जल उपयोग के आंकड़े को सार्वजनिक नहीं करती हैं। मुल्ला पेरियार बांध प्रदूषण, अंतरराज्य जल विवाद, के बारे में सिलेबस लिंक जीएसपी 2 अंतरराज्य संबंध, जीएसपी 3 पर्यावरण संरक्षण जल प्रदूषण। मुख्य बिंदु चर्चा क्यों कि भाई बारिश के बाद तमिलनाडु ने केरल में से मुल्ला पेरियार बांध से 350 क्यूसेक पानी छोड़ना है और नया विवाद प्रदूषण पानी छोड़ने के दौरान केरल और तमिलनाडु के बीच कचरा या सीवेज मिलने को लेकर प्रत्यारोप हो गए हैं और स्थानीय न्यायिकों के अनुसार बस स्टैंडों और शहरी क्षेत्रों का अनुपचारित सीवेज सीधे बांध के पानी में मिल रहा है और जिससे पेयजल की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। प्रारंभिक परीक्षा पीटी क्वेश्चन प्रैक्टिस है। डेटा सेंटर और उनके पर्यावरण प्रभाव के संदर्भ निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए कि डेटा सेंटर पर संचालित करने और उनके सर्वर को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में जल और निरंतर विद्युत या आपूर्ति की आवश्यकता होती है। भारत में डेटा सेंटर से संबंधित ग्रीन हाउस गैस जैसे उत्सर्जन को विनियमित करने के लिए वर्तमान में एक केंद्रीय वैधानिक जल या प्रकटीकरण कानून वाटर डिस्क्लोजर लॉ अनिवार्य है। इसका आंसर पहला सही है, दूसरा गलत है कि पहला सही दूसरा गलत है। वर्तमान में अधिकांश डेटा सेंटर अपने जल उपयोग के आंकड़ों को गुप्त रखते हैं। भारत में ऐसा कोई सख्त पारदर्शिता या कानून लागू नहीं है जो उनके लिए प्रकटीकरण अनिवार्य करता है कि मुल्ला पेरियार बांध के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। इसका दोनों कथन गलत है कि यह बांध भौगोलिक रूप से तमिलनाडु में स्थित केवल उनका पूर्ण स्वामित्व संचालन केरल सरकार के पास है। यह पेरियार नदी या यथेटियार नदी के संगम पर स्थित है। इसका दोनों गलत है कि यह बांध भौगोलिक रूप से केरल में स्थित है लेकिन इसका संचालन रखरखाव तमिलनाडु द्वारा किया जाता है और पेरियार और मुल्लियार नदियों के संगम पर बना हुआ है। इसमें पेरियार और यथेटिक नदी नहीं, पेरियार और मुल्लियार नदी के संगम पर बना हुआ है। आगे मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि पर्यावरण अर्थव्यवस्था चौथी औद्योगिक क्रांति के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के डेटा संचालित अर्थव्यवस्था का विकास अनिवार्य है, परंतु इसकी पारंपरिक लागत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश और गुजरात की हालिया नीतियों के आलोक में डेटा सेंटर के उत्पन्न होने वाली परिस्थिति चुनौतियों का समीक्षा कीजिए। 150 शब्द किया कहीं पढ़ते पहला क्वेश्चन का आंसर देते हैं। मॉडल पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था चौथी औद्योगिक क्रांति के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और डेटा संचालित अर्थव्यवस्था का विकास अनिवार्य, परंतु इसकी पर्यावरणीय लागत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश और गुजरात की हालिया नीतियों के आलोक में डेटा सेंटर के कारण उत्पन्न होने वाली परिस्थिति की चुनौती की समीक्षा कीजिए। 150 शब्द 10 अंक है। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति और गुजरात आईटीईएस नीतियों दोनों राज्यों ने आकर्षित कर डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं और एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के विस्तार के लिए डेटा सेंटर को किया अपना अनिवार्य है, लेकिन इसके गंभीर पर्यावरण प्रभाव भी है। परिस्थिति की क्या चुनौतियां? अत्यधिक ऊर्जा खपत, डेटा सेंटर को 24/7 कूलिंग और सर्वर संचालन के लिए भारी बिजली आवश्यकता होती है। भारत में बिजली का मुख्य स्रोत अभी भी कोयला, जीवाश्म ईंधन है जिससे कार्बन उत्सर्जन तेजी से बढ़ता है। ऊर्जा जल सुरक्षा पर संकट, सर्वर को ठंडा रखने के लिए लिक्विड या कूलिंग तकनीक के तहत लाखों लीटर ताजे पानी की खपत होती है। उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भूजल स्तर को प्रभावित कर सकता है और ई-कचरा, ई-वेस्ट, हार्डवेयर और सर्वर के तेजी से अपग्रेड होने के कारण भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा पैदा होता है और जिसका सुरक्षित निपटान एक बड़ी चुनौती है। आगे का डिजिटल विकास को साधारण या सस्टेनेबल बनाने के लिए इन नीतियों में ग्रीन डेटा सेंटर या सौर पवन ऊर्जा से संचालित और पानी की रिसाइक्लिंग या क्लोज लूप कूलिंग को अनिवार्य किया जाना चाहिए। जीएस पेपर 2 या 3 संघवाद पर्यावरण, अंतरराज्य नदी जल विवाद और अब केवल जल के बर्बादी तक सीमित नहीं है बल्कि जल प्रदूषण और पारिस्थितिकी संरक्षण के इसके लिए आयाम बढ़कर उभरे हैं। मुल्ला पेरियार बांध के हालिया विवाद के संदर्भ में इस संदर्भ का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और 250 15 की है।
पारंपरिक रूप से भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद जैसे काबुलिया या सतलुज यमुना लिंक केवल पानी की मात्रा या उपयोग के आधार पर केंद्रित रहे। वर्तमान जलवायु परिवर्तन और यानी योजित विकास ने इसमें जल की गुणवत्ता उद्धार एसिलिटेशन या पारिस्थितिकी संकट जैसे नए आयाम जोड़ दिए गए। मुल्लापेरियार बांध विवाद के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। यह बांध केरल में स्थित, परंतु इसका संचालन तमिलनाडु द्वारा किया जाता है और सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सामने लगातार चुनौतियां पेश करता है। सुरक्षा बनाम जल की आवश्यकता। तमिलनाडु के लिए यह पानी सिंचाई का मुख्य साधन, जबकि केरल इसको 25 वर्ष से अधिक पुरानी ढांचे की सुरक्षा को लेकर चर्चित है। परिस्थिति की क्षरण या इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। बांध के जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया में वनों की कटाई और गाद जमा होने के कारण जलाशय की जल क्षमता घटी है और इसके कारण पेरियार नदी के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और जैव विविधता का नुकसान बढ़ा है। और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। चरम मौसम की घटना और जैसे केरल के अचानक आने वाली बाढ़ ने पारंपरिक सुरक्षा मानकों को अप्रासंगिक बना दिया है। विवाद को बढ़ते हुए नए आयाम या डाउन स्ट्रीम या प्रदूषण या ऊपरी राज्यों द्वारा पानी के अत्यधिक दोहन से निचले राज्यों या डाउन स्ट्रीम या स्ट्रेटेज के नदियों का प्रभाव न्यूनतम हो जाता है, जिससे प्रदूषकों को संक्रमण जैसे कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो परिस्थिति तंत्र का विनाश नदी के प्राकृतिक मार्ग में बाधा उत्पन्न होने के जरिए जीव जैसे मछलियों का प्रवास का प्रभावित होता है। अभिनेतात्मक निष्कर्ष सिर्फ न्यायाधिकरण या ट्राइब्यूनल के कानूनी फैसले से इन आधुनिक विवादों का हल नहीं निकाला जा सकता है। अब समय आ गया है कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के दायरे में बढ़ाकर उसमें एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन और इंटीग्रेटेड रिवर्स बेसिन मैनेजमेंट परिस्थितिकी प्रभाव एनवायरमेंटल फ्लो को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि संघवाद या पर्यावरण दोनों की रक्षा हो सके। 1942 से समाज विज्ञान प्रौद्योगिकी साइंस टेक से प्रमुख रूप से है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई द्वारा बैक्टीरिया का निर्माण चीनी एआई मॉडल कीमी के थ्री का वैश्विक प्रभाव और मानव इंजीनियरिंग के कारण यंगत्से नदी में आई विनाश बाढ़ से जुड़े प्रमुख शोध प्रकाशित है कि यूपीएससी और पीसीएस के लिए पीटीओ मेंस के लिए परीक्षा के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूज एनालिसिस पढ़ते हैं। जीवाणु प्रतिरोध बैक्टीरिया रेजिस्टेंस के खिलाफ ये का उपयोग क्या है समाचार। वैज्ञानिक ने जीनोम या लिंग वेज मॉडल का उपयोग करके पूरी तरह से नए बैक्टीरियम फेज के जीनोम को डिजाइन किया गया है। इस एआई तकनीक द्वारा प्राकृतिक वायरस से विभिन्न 16 कार्यात्मक वायरस बनाए गए जो सुपरबग या ड्रग रेसिस्टेंट या औषधि प्रतिरोध बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है। यूपीएससी पाठ्यक्रम लिख यह सामान्य अध्ययन पेपर 3 या विज्ञान प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी और पेपर 1 प्रारंभिक परीक्षा सामान्य विज्ञान। चीनी एआई मॉडल या कीमी 3 और ओपन सोर्स क्या है समाचार। चीनी फर्म या मॉनसून सूट द्वारा जारी किए गए एआई मॉडल या कीमी के 3 उनके ओपन वेट डेटा वैश्विक टेक में हलचल मचा दी गई। यह मॉडल अमेरिका के बड़े एआई मॉडल या क्लू टक्कर दे रहा है और कम कीमत पर उपलब्ध है, जिसे डिजिटल संपूर्णता, डिजिटल सोवरेनिटी और ये सुरक्षा को लेकर नई बात छिड़ गई है। और यूपीएससी पाठ्यक्रम लिख सामान्य अध्ययन पेपर 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क तकनीकी भूरांतिक की विषय है कि मानवीय इंजीनियरिंग और बाढ़ जोखिम वेंटेज या रिवर फ्लड्स क्या समाचार। एक ऐतिहासिक अध्ययन से पता चलता है कि पिछले 500 वर्षों में मानव जनित भूपयोग या परिवर्तन या नदी तटबंधों इम्पैक्टमेंट के कारण यंगती नदी में बाढ़ की तीव्रता 18% तक बढ़ गई है और प्राकृतिक आपदा में इंसानी हस्तक्षेप को प्रभावित करता है। सामान्य अध्ययन पेपर 3 पर्यावरण आपदा और पेपर 1 भूगोल से है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। पीटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस है प्रीलिम्स के लिए। हाल ही में समाचार में बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफेज के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। और ये ऐसे बैक्टीरिया जो मानव शरीर के लिए हानिकारक वायरस को नष्ट करते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने जीनोम लैंग्वेज मॉडल एआई का उपयोग करके कृत्रिम बैक्टीरिया विकसित किया है और इनका उपयोग बैक्टीरियो प्रतिरोध या ड्रग्स रेसिस्टेंट संक्रमण के इलाज के लिए किया जा सकता है। इसका पहला दूसरा सही है, सॉरी इसका दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित कर मारते हैं, न कि स्वयं बैक्टीरिया या स्वयं बैक्टीरिया। दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, क्योंकि जीनोम मॉडल के जरिए अब कृत्रिम वायरस बनाकर सुपरबग या इलाज खोजना संभव हो गया है। विज्ञान के क्षेत्र में चर्चा में रहने वाले शब्दों ओपन वेट मॉडल के कीमी के 3 का संबंध किससे संबंध है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, जेनेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से। कि कीमी के 3 चीनी स्टार्टअप मॉनसून द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक एआई मॉडल है या ओपन वेट या उन मॉडल से को कहा जाता है जिनके अतिरिक्त पैरामीटर्स या डेवलपमेंट्स के लिए उपलब्ध होते हैं, ताकि वे तकनीकी को कस्टमाइज कर सके। जीएस पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। एंटी माइक्रोबियल या प्रतिरोध एएमआर के वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक मुख्य महामारी बनता जा रहा है। इस संदर्भ में चर्चा कीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई और सिंथेटिक बायोलॉजी जैसे कृत्रिम बैक्टीरिया फेज किस प्रकार चिकित्सा क्षेत्र में इस संकट में निपटने के लिए नए प्रतिमान स्थापित कर सकते हैं। 150 दशक की है भूमिका है। एंटी माइक्रोबियल या प्रतिरोध एएमआर को संक्षेप में परिभाषित करें। 9 अगस्त 2026 के द हिंदू में छपे एआई डिजाइन किए गए बैक्टीरियोफेज के सफल प्रयोग का संदर्भ दें। मुख्य भाग बॉडी बैक्टीरियोफेज के कार्य करने में प्रणाली समझाएं और बैक्टीरिया को लक्षित कर मारते हैं। पारंपरिक या एंटीबायोटिक्स की तुलना में कृत्रिम फेजों के लाभ बताएं और विशिष्टता बैक्टीरिया द्वारा प्रतिरोध विकसित करने में विफलता। इसके कार्यान्वयन में चुनौतियां, नियामक मंजूरी और तकनीकी चिंताएं सुरक्षा समेत मुद्दे प्रदान करें। और निष्कर्ष तकनीकी नवाचार, जिम्मेदार चिकित्सा अनुसंधान सामने पर बल देते हुए सकारात्मक संपन्न करें। और जीएस पेपर 3 आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण नदियों के किनारे किए जाने वाले ये भारी इंजीनियरिंग हस्तक्षेप या अक्सर बाढ़ के नियंत्रण की बजाय उसे अधिक विनाशकारी बना देते हैं। यंगत्से नदी के हालिया ऐतिहासिक अध्ययनों के खिलाफ में इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 250 मुद्रा किया है कि हालिया वैज्ञानिक अध्ययनों ने 9 अगस्त 2026 का हवाला दे और जिसमें बताया गया है कि नदी इंजीनियरिंग ने सदियों पुरानी बाढ़ प्रणालियों को अधिक गंभीर बना दिया है। और मुख्य भाग बॉडी तटबंधों या इम्पैक्टमेंट या भूमि सुधार या इंक्लेमेशन या के प्रत्यक्ष प्रभाव को समझाए, जैसे जल भराव की तीव्रता बढ़ना। और भारत के संदर्भ में उदाहरण दे कि जैसे कोसी, ब्रह्मपुत्र या महानदी घाटी में बाढ़ की समस्या। इसके विकल्प के रूप में प्राकृतिक आधारित समाधानों या नेचर बेस्ड या सॉल्यूशन जैसे अस्पन सिटी अवधारणा और आर्द्रभूमि वाटरलैंड के संरक्षण पर चर्चा करें। निष्कर्ष बुनियादी ढांचा विकास और परिस्थिति संतुलन के बीच एक सतत नीति निर्माण की आवश्यकता पर बल दें। ग्रामीण रोजगार या वित्तीय संकट, राज्यों की दुविधा और रूरल जॉब्स द 60 या 40 डायलेमा। यह लेख भारत के ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष रूप से ग्रामीण बुनियादी ढांचे रोजगार में जुड़े केंद्रीय योजनाएं के वित्त पोषण या फंडिंग पैटर्न के बदलते स्वरूप पर आधारित है। केंद्र द्वारा राज्यों और 60 अनुपात 40 वित्तीय अनुपात 60% के केंद्र में और 40% राज्य के थोपे जाने से राज्यों को बजट के आवंटन पर गहरा असर पड़ा है। मुख्य बिंदु राज्यों का विरोध, कई राज्यों राज्य सरकार के इस नई फंडिंग शेयर व्यवस्था 60% केंद्र और 40% राज्य की फंडिंग शेयरिंग व्यवस्था 60% केंद्र 40% राज्य का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसे राज्य की समिति
समिति राजस्व अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ गया है। और योजना का महत्व है, इस योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। यदि यह योजना लागू न हो तो ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी दर या रूरल वेजेज पूरी तरह चरमरा सकती है। और मजदूरी काम की अनदेखी, व्यवहारिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या मिनिमम वेजेज एक्ट का कड़ाई से पालन नहीं हो पाता है। लेकिन इस सरकारी योजना के कारण श्रमिकों को एक आधार मूल्य मिल सकता है। और राज्यों की मजबूरी विरोध के बावजूद राज्यों के पास इस योजना में अपना 40% हिस्सा आवंटित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वे ग्रामीण संकट और राजनीतिक असंतोष को जोखिम नहीं उठा सकते हैं। यूपीएससी पाठ्यक्रम जुड़ा जीएसपी संघ और राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व या संघ ढांचे से संबंधित मुद्दे या चुनौतियां, जीएसपी समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ या रोजगार या सरकारी बजट से इस टॉपिक को जोड़ सकते हो। आइए पता है पीटी के लिए एमसीक्यू है कि केंद्र प्रायोजित योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सीएसएस के वित्त पोषण प्रतिमान या फंडिंग पैटर्न के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। मुख्य योजना के लिए समान राज्यों में समानता वित्तीय अनुपात 60-40 केंद्र राज्य होता है और पूर्वोत्तर हिमालय राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना में यह अनुपात हमेशा 100% केंद्रीय बजट की सहायता का होता है। इसका पहला सही है, दूसरा गलत है। पूर्वोत्तर हिमालय राज्यों के लिए यह अनुपात समानता 90-40 होता है, न कि 100%। कि राज्यों के लिए इसे बोला गया आगे पढ़ते हैं फिर मेंस क्वेश्चन। केंद्र परियोजना के वित्तीय प्रतिमानों के हालिया बदलाव वित्तीय संवाद फिस्कल फेडरलिज्म के सिद्धांतों को प्रभावित कर रहे हैं और भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव और राज्यों के समक्ष उत्पन्न वित्तीय ये चुनौतियों के आलोक में समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 250 प्रदान किया उत्तर या मॉडल आंसर हो जाएगा। ये केंद्र प्रायोजित योजना जैसे ग्रामीण रोजगार योजना में हाल में 60-40 फंडिंग पैटर्न को उल्लेख करते हुए शुरुआत करें। राज्यों की वित्तीय चुनौतियां, राज्यों के अपने कर राजस्व पर दबाव या स्वच्छता में कमी, बजटीय या सीमाओं के बारे में बताए गए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ग्रामीण मजदूरों दरों को बनाए रखने में योजना की अपरिहार्यता और न्यूनतम मजदूरी सुरक्षा को रेखांकित करें और आगे की राह कि वित्तीय सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय नीतियों का वित्तीय के माध्यम से राज्यों के साथ आम सहमति का बनाने का सुझाव दें। आर्टिकल डिजिटल भुगतान और एमडीआर शुल्क का विवाद या पेपाल से ऑन चार्ज का यूपीआई ट्रांजैक्शन तो मुख्य संदर्भ। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई सरकार बीच यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने या न लगाने इसके बुनियादी ढांचे के रकमों की लागत को बढ़ करने के संबंध चल रहे बहस पर आधारित है। मुख्य बिंदु सार्वजनिक वस्तु सुविधा पब्लिक गुड्स डिलेमा। यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जिसकी सीमांत या लागत या मार्जिनल कॉस्ट या शून्य के करीब है, लेकिन इसके संचालन सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बनाए रखने की निश्चित लागत या फिस्कल कॉस्ट बहुत अधिक है। आरबीआई गवर्नर का रुख कि केंद्रीय बैंक माना है कि डिजिटल या परिस्थिति तंत्र को मजबूत और सुरक्षित रखने के लिए किसी न किसी को भुगतान करना होगा। भुगतान प्रणालियों में निवेश और धोखाधड़ी रोकने के लिए फंड जरूरी है और वैकल्पिक मॉडल या आरबीआई अधिशेष का उपयोग। संपादकीय सुझाव है कि आरबीआई द्वारा सरकार को हस्तांतरित किया गया है रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ 2024-25 का अधिक सरप्लस ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे अधिक अधिदेश का एक छोटा हिस्सा नेशनल पेमेंट या कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के संचालन के लिए आवंटित किया जा सकता है, जिससे उपभोक्ता पर बोझ नहीं पड़ेगा। और स्तरीय एमडीआर या टैरिड एमडीआर छोटे व्यापारियों और कम मूल्य के लेनदेन को पूरी तरह मुक्त रखा जाए, जबकि बड़े व्यापारियों या उच्च मूल्य के लेनदेन पर मामूली शुल्क लगाया जा सकता है। यूपीएससी पाठ्यक्रम से जुड़ा जीएसपी भारतीय अर्थव्यवस्था डिजिटल बुनियादी ढांचा और बैंकिंग और समावेशी विकास। पीटी के क्वेश्चन भारतीय मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें पहला सही, दूसरा गलत है। यह वह शुल्क है जो एक व्यापारी या डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंक को देता है। दूसरा गलत है कि भारत वर्तमान नीति के तहत भीम यूपीआई के रुपए या डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए सभी लेनदेन पर उपभोक्ता से अनिवार्य एमडीआर वसूला जाता है। इसमें पहले सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है, वर्तमान में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई और रुपए कार्ड पर शून्य एमडीआर नीति लागू है, जिससे उपभोक्ता या छोटे व्यापारियों पर सीधा बोझ नहीं पड़ता है। मुख्य परीक्षा अभ्यास मैथ्स क्वेश्चन पर भारत में वित्तीय समावेशी और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार में यूपीआई के शून्य एमडीआर नीति रही है, परंतु इसकी दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक सुदृढ़ वित्तीय मॉडल की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए कि डिजिटल संपूर्णता को प्रभावित किए बिना इस अवसंरचना लागत का वित्त पोषण कैसे किया जा सकता है। 150 शब्द दर्शन किया। पढ़े इसमें के बारे में। यूपीआई के अभूतपूर्व सफलता या वर्तमान शुल्क मॉडल को स्पष्ट करें। बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाता के लिए बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा और नवाचार में निवेश की घटती क्षमता है। समाधान सुझाव लेकर अनुसार आरबीआई के अधिदेश या हस्तांतरण का उपयोग बड़े व्यवसाय या प्रतिष्ठानों के लिए श्रेणीबद्ध या टायर्ड एमडीआर मॉडल क्रेडिट लिंक्ड उत्पादों के माध्यम से क्रॉस सब्सिडी का उल्लेख करें। प्रमुख राष्ट्रीय खबर या एडिटोरियल विश्लेषण पॉलिटिकल गवर्नेंस है। केंद्र बना राज्य ग्रामीण रोजगार या एमजीएनआरईजीए फंडिंग का संघवाद या फेडरलिज्म मॉडल है। चर्चा में हाल रिपोर्ट के मामले में आया है कि केंद्र की ग्रामीण रोजगार योजना जैसे भीवी रामजी या नरेगा संसदीय रूप से राज्यों द्वारा 60-40 के अनुपात में अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए राजनीतिक विरोध था, लेकिन अंतर कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड जैसी विपक्षी राज्यों को भी 40% फंड जारी करना पड़ा और तमिलनाडु ने एक कदम आगे बढ़कर अपने फंड से अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है और वही 150 दिनों को रोजगार देने की घोषणा की है। मुख्य बिंदु यह मुद्दा भारतीय सरकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और वित्तीय संघवाद फिस्कल फेडरलिज्म के व्यापारिक पहलुओं को दर्शाता है। राज्य भले ही केंद्रीय योजना की शर्तों का विरोध करें, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती, सुरक्षा या वेज सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए वे इन योजनाओं को रोकने का जोखिम नहीं उठा सकते। विधायी बैंकिंग सुधार बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 चर्चा क्यों संसद के मानसून सत्र में लोकसभा द्वारा बैंकर्स मुक्त एविडेंस बिल 2026 को मंजूरी दी गई। यह विधेयक औपनिवेशिक काल के पुराने बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1918 को प्रतिस्थापित करेगा। मुख्य बिंदु इसका उद्देश्य बैंकिंग साक्ष्यों को या आधुनिक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या डिजिटल बैंकिंग की वास्तविकता के अनुरूप ढालना है। हालांकि इसके प्रावधानों से जुड़े डेटा गोपनीयता या डेटा प्राइवेसी और नागरिकों अधिकारों से संबंधित कई चिंताएं भी सामने आई है। और संघ राज्य और क्षेत्र चुनावी रणनीतिक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा चर्चा क्यों उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद विधानसभा चुनाव को संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अगस्त 2026 तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा या स्टेटहुड बहाल नहीं किया गया है। और यह केंद्र राज्य संबंधी या संघ राज्य क्षेत्रों यूनियन टेरिटरी के प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक व हिस्सा बना हुआ है। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है प्रीलिम्स के लिए। बेकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। यह विधेयक वर्ष 1891 के औपनिवेशिक काल के अधिनियम को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य मुख्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी साक्ष्य के रूप में व्यवस्थित करना है। इसका आंसर दोनों हो जाएगा।
लोकसभा द्वारा पारित के विधेयक डिजिटल युग में बैंकों के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानूनी मान्यता देने और पुराने कानून को बदलने के लिए किया गया है। भारत वित्तीय संघवाद या फिर फिस्कल फेडरलिज्म सदन निर्मित परियोजित योजना या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के समान राज्यों के लिए वित्त पोषण का समान पैटर्न क्या है? इसका आंसर सी हो जाएगा 60-40। समान राज्यों के लिए मुख्य केंद्रित परियोजना या परियोजित योजना में केंद्रीय राज्यों का वित्तीय या साझाकरण अनुपात आमतौर पर 60-40 होता है, जबकि पूर्वोत्तर वाले राज्यों में 90-40 होता है, सॉरी 90-10 होता है। मुख्य मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस है राजव्यवस्था संघवाद के कि भारत में केंद्र प्रायोजित योजना सीएसएस वित्तीय ढांचा अक्सर क्रांति के विरोधाभास जन्म देता है। फिर भी यह राज्यों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और या मजदूरी सुरक्षा को बनाए रखने का एक अनिवार्य साधन है। हाल ही के उदाहरण के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 250 प्रदान किया। उत्तर फ्रेम है कि प्रस्तावना के केंद्र प्रायोजित योजना जैसे मनरेगा संशोधित रोजगार योजना के वित्तीय साझाकरण 60-40 अनुपात का संक्षिप्त परिचय है। मुख्य कारण भागवान विरोधाभास राज्यों को शिकायतें बताएं कि वे वित्तीय सहायता खो रहे हैं और अपनी राजनीतिक प्राथमिकता के अनुसार फंड खर्च नहीं कर पा रहे हैं। और मुख्य भाग 2 अनिवार्यता या स्पष्ट करें कि विरोध के बाद भी राज्य क्यों फंड देते हैं, क्योंकि वे ये योजना ग्रामीण मजदूरी में गिरावट को रोकती है और न्यूनतम या मजदूरी अधिनियम को व्यवहारिक या संबल देती है। उदाहरण तमिलनाडु और कर्नाटक, झारखंड का हालिया निर्णय। निष्कर्ष संघवाद को मजबूत करने के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण या राज्यों को अधिक लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी देने की आवश्यकता पर बल दे। आरबीआई की मौद्रिक नीति और कोर इन्फ्लेशन का भ्रमण। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने अपनी हालिया बैठक में रिपोर्ट को 5.25% पर परिवर्तित रखा है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कि बाजार विशेषज्ञों ने इस बात से असमंजस में है कि आरबीआई आधिकारिक तौर पर हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, जबकि उसकी भाषा और नीति का कोर इन्फ्लेशन खाद्य और ईंधन को छोड़कर भी झुकी हुई है। यूपीएससी जेएस पेपर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति को भी अमेरिकी ग्राहम या प्रतिबंधित विधेयक भारत पर 100% टैरिफ का खतरा। अमेरिकी सीनेट ने या ग्राहम या सेंसनिंग या रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 को आगे बढ़ाना है। द इंडियन एक्सप्रेस लेख के मुताबिक यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर 100% तक दंडात्मक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है जो रूस के कच्चा तेल खरीदना जारी रखते हैं। भारत वर्तमान में चीन के बाद रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है और जिससे भारतीय निर्यात या व्यापक आर्थिक स्थिरता को बड़ा झटका लग सकता है। यूपीएससी लिंक जीएस पेपर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक प्रभाव जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत में कॉर्पोरेट निवेश या बनाम या कमजोर उपभोक्ता मांग के समाचार सीएमआई के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष में 26.75 लाख करोड़ के नए निवेश की घोषणा हुई है, जिसमें 86% योगदान घरेलू निजी क्षेत्र का है। और हालिया द इंडियन एक्सप्रेस का विश्लेषण दर्शाता है कि 56% निवेश अकेले आईटीईएस और एआई डेटा सेंटर में जा रहे हैं, जबकि कंज्यूमर गुड्स उपभोक्ता वस्तुओं में निवेश की हिस्सेदारी मात्र 0.7%। यह अर्थव्यवस्था में कमजोर ग्रामीण शहरी उपभोक्ता मांग कंज्यूमर डिमांड पर उजागर करता है। यूपीएससी जीएस पेपर 3 आर्थिक विकास निवेश मॉडल औद्योगिक विकास। प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न प्रीलिम्स पीटी प्रैक्टिस है। कोर मुद्रास्फीति कोर इन्फ्लेशन हेडलाइन मुद्रास्फीति हेडलाइंस इन्फ्लेशन के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हेडलाइन मुद्रास्फीति में उन वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं जिनमें अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है, जैसे कि खाद्य और ईंधन। और कोर मुद्रास्फीति दीर्घकालिक मुद्रास्फीति के रुझान को अधिक सटीक रूप से दर्शाती है, क्योंकि अल्पकालिक मूल्य झटकों या प्राइस शॉक को हटा देती है। इसका दोनों आंसर हो जाएगा दोस्तों। हेडलाइन इन्फ्लेशन पूरी बास्केट की महंगाई को मापता है जिसमें खाद्य और ईंधन शामिल है। कोर इन्फ्लेशन में से इन स्थिर या घटकों को हटा दिया जाता है, जिससे यह आर्थिक नीति बनाने के लिए अधिक स्थिर सूचना बनता है। कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्राहम या सेंसनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 ग्राहम सेंसनिंग एक्ट किस देश से संबंधित है? यह आंसर बी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। कि यह अमेरिका सीनेट द्वारा पारित एक विधेयक है जो रूस से तेल खरीदने वाले देशों जैसे भारत और चीन दंडात्मक आयात पर शुल्क लगाने की शक्ति देता है। मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि अर्थव्यवस्था से जीएस पेपर 3 से हाल ही में आंकड़ों के अनुसार भारत निजी कॉर्पोरेट निवेश में सुधार तो दिख रहा है, लेकिन यह कुछ चुनिंदा क्षेत्रों जैसे तकनीक और ऊर्जा तक कहीं सीमित है, जबकि उपभोक्ता या वस्तु के क्षेत्र में निवेश बेहद कम है। इस कथन के आलोक में भारतीय अर्थव्यवस्था में कमजोर उपभोक्ता मांग वीकेंड कंज्यूमर डिमांड के कारणों का विवेचना कीजिए और इसे दूर करने का उपाय सुझाइए। 250 पर 15 किया है, इसका मॉडल आंसर अर्थव्यवस्था जीएस पेपर 3 से लिया गया। हाल ही के आर्थिक आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में निजी निवेश जीएफसीएफ में तकनीकी नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के नेतृत्व में सुधार हुआ है। हाल ही में व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए यह चिंता का विषय है कि एफएमसीजी और उपभोक्ता वस्तुओं कंज्यूमर गुड्स के क्षेत्र में निजी पूंजीगत व्यय या कैपेक्स अभी भी सोचता है, जिसका मुख्य कारण कमजोर उपभोक्ता मांग है। कमजोर उपभोक्ता मांग के मुख्य कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संकट, कृषि आय में अस्थिरता और बेमौसम या मौसम जैसे अलिनो का प्रभाव, ग्रामीण मजदूरी या रूरल वेजेज का वास्तविक दर में धीमी वृद्धि ने ग्रामीण क्रय शक्ति को शामिल किया है। और केस इफेक्ट रिकवरी महामारी के बाद के अमीर या मध्यम वर्ग की आय में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे प्रीमियम या करों या स्मार्टफोन की मांग बढ़ी है, लेकिन निम्न आय वर्ग की आय स्थिर रही है जो आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के वास्तविक खरीदार है। उच्च मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन या खाद्य सुरक्षा, विशेषकर खाद्य तेल या दालें सब्जियों में निरंतर वृद्धि ने आम जनता के डिस्पोजेबल इनकम को कम कर दिया गया। बढ़ता घरेलू कर्ज हाल के दिनों में असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण या अनसिक्योर्ड लोन या क्रेडिट कार्ड पर निर्भर बढ़ गई है, जिससे भविष्य का उपयोग क्षमता प्रभावित हो रही है। और रोजगार की गुणवत्ता अनौपचारिक क्षेत्र या इन्फॉर्मल सेक्टर में रोजगार की अधिकता और औपचारिक क्षेत्र में या वेतन वृद्धि की धीमी गति के दीर्घकालिक मांग को कमजोर किया है। मांग को पुनर्जीवित करने के उपाय ग्रामीण आय में वृद्धि या कृषि या उत्पादकता बढ़ाना या न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को प्रभावी बनाना और मनरेगा एमजीएनआरई मनरेगा के सुधार मजदूरी दरों को मुद्रास्फीति के साथ जोड़ना, कर सुधार टैक्स रिफॉर्म माध्यम में निम्न आय वर्ग के लिए करों या डायरेक्ट टैक्स में कटौती करना और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाना ताकि उत्पाद सस्ते हो सके। रोजगार या सृजन या श्रम गहन क्षेत्रों लेबर इंटेंसिव या सेक्टर जैसे कपड़ों या चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग और निर्माण क्षेत्र में पड़ी पीएलआई योजना जैसे नीतियों के माध्यम से प्रोत्साहित देना और पूंजीगत व्यय की विविधीकरण, सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर निवेश जारी रखने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च बढ़ाना, जिससे नागरिक का जेब से होने वाले खर्च या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर घटे और वे उपभोग पर खर्च कर सके। भारत को रुपये 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने और निजी निवेश के चक्र को पूरी तरह सक्रिय करने के लिए केवल आपूर्ति पक्ष या सप्लाई साइड के सुधार को पर्याप्त नहीं, उपभोक्ता की मांग को बढ़ावा देकर निजी कॉर्पोरेट निवेश को चुनिंदा क्षेत्रों से निकालकर व्यापक विनिर्माण क्षेत्र तक विस्तारित किया जा सकता है। जीएस पेपर 2 या 3 अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। इसका ये
इसका और पढ़ते हैं, इसका आंसर पढ़ते हैं कि वैश्विक स्तर पर ऐसा डिटेल से आंसर पढ़ते हैं दोस्तों। तो वैश्विक स्तर पर बढ़ते भूराजनीतिक तनाव जैसे पश्चिम एशिया संकट अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले एक तरफा टैरिफ जैसे संरक्षणवादी नीतियां भारत जैसी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था के लिए बाह्य झटके एक्सटर्नल शॉक की तरह है, जो ऊर्जा सुरक्षा और निर्यात दोनों को बाधित करती हैं। यह रणनीति को मजबूत करने के उपाय ऊर्जा सुरक्षा या एनर्जी सिक्योरिटी का सुदृढ़ीकरण या पूर्ति विविधीकरण या पारंपरिक मध्य पूर्व देशों में निर्भरता कम करके अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और रूस जैसे नए नए देशों के दीर्घकालिक या कच्चे तेल के या अनुबंध करना और रणनीतिक तेल भंडारण या एसपीआर वारी या आपूर्ति बाधित होने की स्थिति से निपटने के लिए देश के भूमिगत या रणनीतिक या पेट्रोलियम भंडारों की क्षमता को दोगुना करना। हरित ऊर्जा संक्रमण इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन ईवी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन या सौर ऊर्जा को तेजी से लागू करना ताकि कच्चे तेल का आयात बिल कम हो सके। और निर्यात संचालित विकास एक्सपोर्ट ड्राइवर ग्रोथ की सुरक्षा एफटीए के विस्तार अमेरिका या चीन जैसी एकल या अर्थव्यवस्था पर निर्भरता घटाने के लिए यूके यूरोपीय संघ ईयू या खाड़ी देशों जीसीसी के साथ संतुलित मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को अंतिम रूप देना। और रुपया में वैश्विक व्यापार या अमेरिकी प्रतिबंधों और डॉलर के उतार चढ़ाव से बचने के लिए या मित्र देशों के साथ स्थानीय मुद्रा जैसे रुपया या दिन हम यूरोपीय रूबेल को व्यापार निपटान या ट्रेड सेटलमेंट तंत्र को मजबूत करना। और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ता सप्लाई चेन या रेसिलियंस या चाइना प्लस वन नीति का लाभ उठाते हुए भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला ग्लोबल वैल्यू चेन का हब बनाना और घरेलू विनिर्माण मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। निष्कर्ष करें कि इन बाह्य आर्थिक झटकों से निपटने के लिए भारत को रणनीतिक या स्वतः स्ट्रेटेजिक या ऑटोनॉमी के साथ साथ एक लचीली या आत्मनिर्भर या आर्थिक नीतियों की आवश्यकता है जो वैश्विक मंदी के बीच आंतरिक विकास को बनाए रख सकते हैं। हिमालय क्षेत्र में वागनी या फॉरेस्ट फायरिंग और संसदीय समिति रिपोर्ट या चर्चा की हाल ही में संसद की एक अस्थायी समिति हिमालय क्षेत्र में वन या वानिकी या इसके प्रतिमूल्य प्रभाव या सामान्य उपाय या सचेत से एक व्यापक रिपोर्ट जारी किया कि समिति ने वानिकी की चुनाव 24 घंटे या वास्तविक समय रियल टाइम में निगरानी के लिए एक समय समर्पित भू स्थिर उपग्रह या जियो स्टेशनरी या सैटेलाइट लॉन्च करने की सिफारिश किया। और पश्चिमी पूर्वी हिमालय में वानिकी के कारणों की भिन्नता और पश्चिमी हिमालय में शुष्क मौसम चीड़ की पत्तियों या नीलीज की अधिक जमाव और मालवीय या गतिविधियों के मुकारण है, जबकि पूर्वी हिमालय में वायुमंडलीय शुष्कता और झूम खेती या कल्टीवेशन या लिगेट बर्निंग का प्रभाव है। समिति ने चीड़ की पत्तियों के औद्योगिक और ऊर्जा उपयोग के लिए राष्ट्रीय पाइन या नीडल उपयोग नीति या नेशनल पाइन नीडल यूटिलाइजेशन पॉलिसी बनाने का सुझाव दिया है। पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र ऐसे घोषित करने का मसौदा चर्चा क्यों केंद्र सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैले 56,825.7 किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र या इको सेंसिटिव एरिया ऐसे घोषित करने के लिए सातवीं बार मसौदा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। मुख्य बिंदु पर्यावरण मंत्रालय एमओईईएफसीसी और संबंधित राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण को लेकर जारी गतिरोध के कारण छठा मसौदा बिना किसी अंतिम निर्णय के समाप्त हो गया था। और इस अधिसूचना का उद्देश्य पश्चिमी घाट के जैव विविधता, हॉटस्पॉट में खनन और बड़े उद्योगों और प्रदूषणकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना और पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक ईपीआई 2026 चर्चा को हाल ही में जारी एनवायरमेंटल या परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई 2026 में भारत के सतत विकास और जलवायु लक्ष्यों को लेकर व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। मुख्य बिंदु यह सूचकांक के येल या सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी या कोलंबिया या विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। और इसमें से 177 देशों में 47 विभिन्न संकेतों जैसे वायु गुणवत्ता, विविधता, वनीकरण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आधार पर कहा गया है। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस हाल ही समाचार में रही हिमालय क्षेत्र में वागनी या समन्वय पर या संसदीय समिति की सिफारिश के संदर्भ में विचार कीजिए। इस समिति ने वागनी के 24 घंटे के वास्तविक समय की निगरानी के लिए या समर्पित ध्रुवीय या कक्षा पूरा या पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट की सिफारिश की है। पश्चिमी हिमालय में वागनी मुख्य रूप से झूम खेती या कल्टीवेशन लिकेंट बर्निंग के कारण होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में चीड़ की पत्तियों के पाइन निडले या फुल लोड के कारण होता है। इसका आंसर तीसरा हो जाएगा दोस्तों कि चीड़ की पत्तियों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय या पाइन चीड़ या निडल उपयोग में नीति बनाने की सिफारिश की गई। इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। पहला दूसरा गलत है। यह समिति ध्रुवीय नहीं बल्कि भू स्थिर उपग्रह या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की सिफारिश किया। दूसरा भी गलत है। पश्चिमी हिमालय चीड़ की पत्तियां पाइन निडले वानिकी का मुख्य कारण है, जबकि पूर्वी हिमालय में झूम या शानदार खेती का मुख्य कारण है। दोनों आपस में बदल दिया गया है। तीसरा सही है। मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन प्रैक्टिस है के लिए कि बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न के कारण भारत के हिमालय क्षेत्रों में वागनी या फॉरेस्ट फायरिंग की घटनाएं का पर्यावरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बढ़ गई है। तो संसदीय समिति या हालिया या सिफारिशों के आलोक में इस संकट में प्रभावी समन्वय प्रबंधन के उपायों पर चर्चा कीजिए, जिस पर पर्यावरण आपदा प्रबंधन 250-15 की है। मॉडल आंसर हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र में हाल ही में बड़े वागनी की घटनाओं या इस पर आई हालिया संसदीय समिति की रिपोर्ट का संदर्भ देते हुए उत्तर का शुरुआत करें। बॉडी में लिखेंगे वनाग्नि के कारण क्षेत्रीय विविधता या पश्चिमी हिमालय या चीड़ के वनों का ईंधन भार या शुष्क मौसम या बनाम पूर्वी हिमालय पारंपरिक कृषि या पद्धतियां जैसे झूम खेती का वायुमंडलीय शुष्कता और समिति की प्रमुख सिफारिश या 24 घंटे निगरानी के लिए भू स्थिर उपग्रह या तकनीक का उपयोग, राष्ट्रीय पाइन नीडल उपयोग नीति के माध्यम से स्थानीय समुदाय को रोजगार और वित्तीय प्रोत्साहन देना और मौजूदा वन या कानून की समीक्षा ताकि वन समुदाय और परिस्थिति तंत्र की रक्षा की जा सके। और अन्य आवश्यक उपाय या एनडीआरएफ के क्षेत्रीय प्रतिक्रिया या केंद्रों में स्थापना, शुरुआती चेतावनी और प्रणालियों या अर्ली वार्निंग सिस्टम का शुद्धिकरण और स्थानीय स्वदेशी ज्ञान या इंडिजिनियस या नॉलेज का समावेश। निष्कर्ष आपदा प्रबंधन पर्यावरण नीति के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दें। यह स्पष्ट करें कि हिमालय का संरक्षण न केवल पर्यावरण बल्कि भारत की दीर्घकालिक जल और खाद्य सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। केंद्र का डीपीएक या फंड हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या आरडीआई या फंड समाचार संदर्भ में क्या है। इंडियन एक्सप्रेस लिया गया एक ही विशेष जांच में सामने आया कि भारत के नए अनुसंधान विकास नवाचार या आरडीआई फंड के तहत पहले दौर में जिन 22 निजी कंपनियों को 2192 करोड़ का सॉफ्ट लोन या कम ब्याज दरें वाले ऋण या स्वीकृत किए गए कि उनमें से 15 कंपनियों में के संबंध चयन समिति ही 7 सदस्यों से है। विपक्ष ने इस पर संसद के ध्यानाकर्षण या प्रस्ताव लाने की मांग की है। यूपीएससी विशेष प्रासंगिकता प्रारंभिक परीक्षा पीटी आरडीआई फंड की संरचना उद्देश्य की नियम या मुख्य परीक्षा मेंस जैसे भारत में डीपीएक या परिस्थिति तंत्र कॉर्पोरेट गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार में सार्वजनिक वित्त पोषण की चुनौतियां। मुख्य बिंदु या कोड फैक्ट या आरडीआई फंड क्या है। केंद्र सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ के कोष या कॉर्पस के साथ इस फंड को भारत की डीपीएक की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस साइंस, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर और डिजिटल हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले निजी कंपनियों को बिना गारंटी या कोलैटरल या फ्री और दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। विवाद क्या है
2192 करोड़ में से लगभग 1377 करोड़ उन फर्मों को गए जिनका चयन समिति के सदस्यों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश संबंध था। सरकार का तर्क यह चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर हुआ है और संबंधित सदस्यों ने मूल्यांकन प्रक्रिया से खुद को अलग या रेस्क्यू कर लिया था। ये डिजाइन या वायरस का विकास ये डिजाइन वायरस या फ्रॉम या स्क्रैच ये समझा था। वैज्ञानिक ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करके पूरी तरह कार्यात्मक वायरस या जीवाणु भोगी बैक्टीरियोफेज का निर्माण किया है। यह शोध प्रतिष्ठित पत्रिका या साइंस में प्रकाशित हुआ है। यूपीएससी पीसीएस या प्रासंगिकता पीटी बैक्टीरियोफेज या जीनोम या लैंग्वेज मॉडल या सिंथेटिक बायोलॉजी या मेंस जेस्पर 3 जेस्पर 4 जैव प्रौद्योगिकी में एआई के अनुप्रयोग या जैव विविधता या बायोसिक्योरिटी या नैतिक चुनौतियों या एथिकल कंसर्न मुख्य बिंदु या कोर फैक्टर तकनीकी शोधकर्ताओं ने या जीनोम या लैंग्वेज मॉडल का उपयोग करके एआई द्वारा उत्पन्न लगभग 300 वायरस जीनोम का चयन किया है और प्रयोगशाला में उनके डीएनए का निर्माण किया है। सफलता इनमें से 16 पूरी तरह से नए वायरस पाए गए हैं और बैक्टीरिया का संक्रमित करने में सक्षम है। इन्हें बैक्टीरिया फेज कहा जाता है। महत्व एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया या सुपर बग में लड़ने और लक्षित चिकित्सा या टारगेटेड थेरेपी में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। चिंताएं दुर्भावपूर्ण उद्देश्य के लिए वायरस या जैविक हथियारों या बायो वेपन के निर्माण का खतरा बढ़ गया है। स्पेस एक्ट की मून फैक्ट्री योजना स्पेस एक्ट मून फैक्ट्री मास डायवर्स के संदर्भ में एलन मस्क ने घोषणा किया कि स्पेस के चंद्रमा पर बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स कारखानों स्थापित करने की योजना बना रही है ताकि अंतरिक्ष से ही उपग्रहों का लॉन्च किया जा सके। यूपीएससी पीसीएस प्रासंगिकता पीटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मास ड्राइवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मास ड्राइवर या लूनर इकोनॉमी इमेंस जेस्पर 3 या अंतरिक्ष का वेबसाइट या बाहरी अंतरिक्ष अन्वेषण की भविष्य की राय है। मुख्य बिंदु या कोर फैक्ट क्या है कि मास या ड्राइवर चंद्रमा पर काम करने वाले या रोबोटिक्स की मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स या मास ड्राइवर या चुंबकीय या प्रक्षेपण प्रणाली का निर्माण किया जाएगा जो पारंपरिक रॉकेट ईंधन के बिना चंद्रमा की सतह से उपग्रहों को सीधे अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकेगा। स्थानीय विनिर्माण चंद्रमा पर ही सोलर पैनल और रेडिएटर्स का निर्माण किया जाएगा ताकि या स्टार माइंड से या उपग्रह को ऊर्जा मिल सके। इसके लिए या टेस्ला के ऑप्टिकल या ह्यूमैनॉइड या रोबोट्स का उपयोग किए जाने की संभावना है। सोमेटिक्स या म्यूटेशन या मानव जीवन की सीमा या सोमेटिक्स या म्यूटेशन या ह्यूमन लाइफ स्पैन समाचार का संदर्भ है कि एनपीजे एजिंग पत्रिका में प्रकाशित एक गतिया या मॉडल के अनुसार यदि बुढ़ापे बीमारियों को के सभी बाहरी कारणों को हटा भी दिया जाए तो कोशिका में होने वाले अनुवांशिक बदलाव या सोमेटिक म्यूटेशन मानव जीवन की एक जैविक सीमा तय कर देंगे। यूपीएससी पीछे पढ़ सकेंगे या ज्योमेटिक म्यूटेशन जेनेटिक्स बायोटेक्स या सिंटैक्स से लिया गया दोस्तों। कोर फैक्ट मुख्य बिंदु है ज्योमेटिक म्यूटेशन क्या है। ये ऐसे अनुवांशिक परिवर्तन है जो माता पिता के विरासत में नहीं मिलते बल्कि व्यक्ति के जीवन काल में कोशिकाओं के विभाजन या क्षतिग्रस्त होने के समय उत्पन्न होते हैं। अध्ययन का निष्कर्ष क्या है कि वैज्ञानिक के अनुसार आदर्श या परिस्थितियों में मानव जीवन की अधिकतम सीमा 140 से 194 वर्ष के बीच सीमा दी जाएगी और क्योंकि समय के साथ कोशिका में म्यूटेशन जमा होकर महत्वपूर्ण अंगों को विफल कर देते हैं। मेंस प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। अनुसंधान विकास से नवाचार आरडीआई या फंड के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार द्वारा देश में डीप टेक या स्टार्टअप्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष का स्थापित किया गया है। दूसरा गलत है। यह केवल सरकारी अनुसंधान को ही वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दूसरा गलत। तीसरा सही। इसके तहत जाने वाले ऋण पूरी तरह से या कोलेटरल फ्री गारंटी मुक्त होती है। दूसरा गलत है। यह फंड मुख्य रूप से अंतरिक्ष या क्वांटम तकनीक जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रीय अनुसंधान में लगी निजी क्षेत्र की कंपनियों को सॉफ्ट लोन प्रदान करता है। पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। कि दूसरा हाल ही में चर्चा में बैक्टीरियोफेज के संदर्भ में कथन में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये ऐसे वायरस हैं जो केवल बैक्टीरिया जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जो केवल जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एआई का उपयोग करके पहली बार स्क्रैच से पूरी तरह सिंथेटिक बैक्टीरियोफेज विकसित किया है। परीक्षा के लिए हेतु मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। जेएस परीक्षा के गवर्नेंस के लिए कि भारत में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक वित्तीय सहायता जैसे आरडीआई का उपयोग या लेकिन इसमें पॉलिसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। हाल विवादों में के आलोक में समीक्षा कीजिए तथा हितों का टकराव करने को रोकने को प्रयास 250 15 किया। आइए पढ़ते हैं। जेएस 3 विज्ञान प्रौद्योगिकी गवर्नेंस भारत में अत्याधुनिक या तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक वित्तीय सहायता जैसे आरडीआई फंड या ओपीआई है लेकिन इसमें पारदर्शिता और कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। और हालिया विवादों के आलोक में समीक्षा कीजिए कि हितों के टकराव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के उपाय सुझाव 250 15 किया है। भूमिका है कि भारत को वैश्विक नवाचारों केंद्र बनाना विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान विकास और नवाचार आरडीआई जैसे सार्वजनिक वित्तीय सहायता की हड्डी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अनुसंधान एनआरएफ की स्थापना की इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। हालिया तकनीकी और स्टार्टअप्स और सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी मॉडल में वित्तीय अनियमितताओं के हालिया विवादों में या कॉर्पोरेट या गवर्नेंस पर सवाल खड़े किए गए और सार्वजनिक वित्तीय सहायता ऊपर अपरिहार्यता उस जोखिम का वहन अत्याधुनिक या तकनीकों या क्वांटम या कंप्यूटिंग या स्पेस टेक में शुरुआती निवेश अत्यधिक जोखिम भरा होता है जिसे निजी क्षेत्र अकेले वहन करने से खतरा है। रणनीतिक संप्रभुता डीप टेक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में विदेशी निर्भरता कम करने के लिए सरकारी फंडिंग जैसे आईडीएक्स सेमीकंडक्टर मिशन आवश्यक है। नवाचार परिस्थिति तंत्र का शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच दूरी को पाटने के लिए सार्वजनिक कोष कार्य करता है। उपाधिस्था और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चुनौतियां नीतियों का विचलन डायवर्जन और फंड के कुछ हालिया विवादों को देखा गया कि अनुसंधान के लिए आवंटित राशि का उपयोग व्यक्तिगत संपत्तियों का गैर प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया है। कमजोर आंतरिक या ऑडिट या स्टार्टअप्स या अनुसंधान संस्थानों में स्वतंत्र निर्देशों में कमी और नाम मात्र में ऑडिट मैकेनिज्म होगा और मूल्यांकन अवस्था और अत्याधुनिक और तकनीकी के बौद्धिक संपदा या आईपी या मूल्य प्रगति का सटीक मूल्यांकन करने में सरकारी एजेंसियों के पास तकनीकी विशेषज्ञता की कमी है। हितों के टकराव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के उपाय संस्थागत पृथक्करण या इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन के फंडिंग को मजबूरी देने वाले अधिकारियों तकनीकी मूल्यांकनकर्ताओं और फंड प्राप्त करने वाले संस्थानों के बीच विभाजन कीजिए। आर्ट लेंथ या सिद्धांत या आर्ट लेंथ प्रिंसिपल निर्णय लेने वाले समितियों में उपयोग जगत के उन विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है जिनके प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यवसाय की हित या परियोजना से जुड़े हैं। सख्त प्रकटीकरण नीति और मैंडेटरी डिस्क्लोजर फंड के लिए आवेदन करते हुए समय सभी हितधारकों को अपने वित्तीय हितों या पेटेंट या पूर्व साझेदारियों या स्व घोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन करना अनिवार्य है। वर्क चेन या रियल टाइम ट्रैकिंग आरडीआई फंड के वितरण या उपयोग की निगरानी के लिए वर्क चेन आधारित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग किया जाए, जिससे फंड के अंतिम उपयोग या यूज की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। और विश्व लव लोड संरक्षण शोध संस्थान के संपत्ति के भीतर के वित्तीय और नैतिक कदाचार की रिपोर्ट करने के लिए एक मजबूत या सुरक्षित तंत्र स्थापित किया जाएगा। निष्कर्ष, तकनीकी संपूर्णता के सार्वजनिक धन का निवेश आवश्यक है, लेकिन इसकी सफलता और मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर पटेगी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ के तहत एक कठोर पारदर्शी व जवाबदेह नियामक ढांचा तैयार करके भारत करदाताओं को पैसे का सही उपयोग और वैश्विक नवाचार में अपनी साख सुनिश्चित कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है बुद्धिमत्ता एक से जीनोम पर कृत्रिम और सिंथेटिक वैल्यू का विकास दर क्षेत्र में क्या है और संभावित लाभ क्या है, तकनीक से जुड़े सुरक्षा और बायो सिक्योरिटी के जोखिम का परीक्षण की 150 शब्द किया। इसका बुद्धिमत्ता यही बुद्धिमत्ता यही सिंथेटिक बायो में अभिसरण या कन्वर्जन जिसका मानव निर्मित जीनोम का या कृत्रिम वायरस के विकास की गति को अभूतपूर्ण रूप से बढ़ा दिया गया। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए साथ गंभीर सुरक्षा चुनौतियां पेश करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में संभावित लाभ सटीक औषधि या प्रिसिशन मेडिसिन यही जनित जीनोम की मदद से किसी व्यक्ति के डीएनए के अनुसार मास्टरमाइंड या कैंसर थेरेपी के दुर्लभ अनुवांशिक क्षेत्रों का इलाज संभव है। और त्वरित टीका विकास कृत्रिम वायरस जैसे गैर हानिकारक या वायरस वेक्टर का उपयोग करके भविष्य महामारी के खिलाफ कुछ ही दिनों में प्रभाव के लिए किया जा सकता है। उन्नत एंटीबायोटिक या पारंपरिक दवाओं के प्रति या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या सुपरबग के नष्ट करने के लिए विशेष सिंथेटिक फेज का निर्माण, यही प्लस सिंथेटिक या बायोलॉजी या कस्टमाइज या जीनोम या त्वरित तरीके से सटीक उपचार लाभ, जैव सुरक्षा या नैतिक संकट जोखिम, जैव सुरक्षा या बायोसिक्योरिटी या नैतिक जोखिम के दोहरे उपयोग खतरा डायलेमा। इस तकनीक का दुरुपयोग जानबूझकर अधिक संक्रामक और घातक कृत्रिम रोगजनक या इंजीनियरिंग या पैथोजेंस बनाकर जैविक हथियार या बायो वेपन्स के रूप में किया जा सकता है। प्रयोगशाला से रिसाव या लैब लीकेज, कृत्रिम वायरस दुर्भावनापूर्ण या दुर्घटना प्रयोगशाला से बाहर फैलने पर वैश्विक महामारी का खतरा। इस वर्ग की भूमिका ये प्लेइंग गुड अवधि या प्राकृतिक जीवन या जीनोम का निर्माण प्राकृतिक जैविकता या विकासवादी या संतुलन को बिगाड़ सकता है। समान पहुंच की कमी या तकनीकी मांगी के कारण केवल या अमीर देशों या वर्गों तक सीमित रह सकती है, जिसमें स्वास्थ्य असमानता बढ़ेगी। या निष्कर्ष, तकनीकी चिकित्सा विज्ञान के लिए एक दो धरवारी तलवार, इसके लाभों प्राप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर जैविक हथियार या अभिसमय या BWM के मजबूत करना और राष्ट्रीय स्तर पर यही वायु सुरक्षा प्रोटोकॉल या सशक्त नैतिक दिशा निर्देश लागू करना अपरिहार्य है। पीआईबी से लिया गया न्यूज़ है दोस्तों। एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट 2026 चाणक्य हाल ही में एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक पारित किया गया, जो 20 वर्ष पुराने एमएसएमई ईडी अधिनियम 2006 में बड़ा सुधार है। मुख्य बिंदु, इसके तहत गैर पंजीकरण और छोटे तकनीकी उल्लंघन को या क्रिमिनाइजेशन या गैर अपराधीकरण या नागरिक उल्लंघन माना जाएगा। विवादों के तेजी निपटान के लिए ऑनलाइन विवाद ODR प्रणाली शुरू की गई है और सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों जैसे CPSE के लिए TRE या DS प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिलों का निपटान अनिवार्य किया गया है। एमएसएमई क्षेत्र भारत की GDP में लगभग 30% और कुल निर्यात में 45% का योगदान देता है। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन में एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 के संबंध में विचार कीजिए। इसके तहत पंजीकरण न कराने या प्रतिक्रिया उल्लंघन को अपराध की श्रेणी में बाहर डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है और बिलों के भुगतान में देरी विवादों को सुलझाने के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान ODR का प्रावधान किया गया है। और सभी राज्यों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए TRE DS प्लेटफॉर्म का उपयोग तत्काल प्रमोशन अनिवार्य है। इसका आंसर पहला दूसरा हो जाएगा, तीसरा गलत है। वर्तमान TRE DS अनिवार्य रूप से केवल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों या CPSE के लिए अनिवार्य किया गया है। राज्य के उद्यमों को अभी पूरी तरह इसके दायरे में नहीं लाया गया है। अभ्यास मेंस के क्वेश्चन अभ्यास है। भारत में भारतीय MSME की सबसे बड़ी ढांचागत चुनौती रही है और स्पष्ट कीजिए कि MSME विकास संशोधन विधेयक 2026 इस समस्या का समाधान करने और व्यापार सुगमता एज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायता है। 150 शब्द संख्या है। पढ़ते हैं मॉडर्न से कि भारत में डेरी भुक्त भारतीय MSME क्षेत्र के लिए भारतीय ढांचागत चुनौती रही है, जो उनके कार्यशील पूंजी चक्र या वर्किंग कैपिटल सेवा को बाधित कर उन्हें नकदी संकट की ओर धकेलती है। और संसद द्वारा पारित MSME विकास संशोधन विधेयक 2026 एक गंभीर समस्या के निवारण और व्यापार सुगमता इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मजबूत कानूनी और डिजिटल ढांचा प्रदान करती है। भुगतान संकट का समाधान मुख्य प्रावधान अनिवार्य TRE DS ये सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों CFSE के लिए MSME खरीद के चालान या इनवॉइस का निपटान ट्रेड रिसीव डिस्काउंट सिस्टम TRDS के माध्यम से करना अनिवार्य कर दिया गया, जिससे तुरंत तरलता या लिक्विडिटी सुनिश्चित होगी। समयबद्ध विवाद या समाधान विधेयक में भुगतान विवादों के लिए सख्त समय सीमा तय की गई है। मध्यस्थता मेडिएशन के लिए 90 दिन का समय और मध्यस्थता विफल होने के 30 दिन के भीतर मामला या आर्बिट्रेशन को भेजना और आर्बिट्रेशन का फैसला या 90 दिनों के भीतर अनिवार्य है। और वित्तीय सुरक्षा 50% अंतरिम भुगतान यदि कोई खरीदार या अदालती आदेश या मध्यस्थता फैसले के खिलाफ अपील करता है और मामला 6 महीने से अधिक समय तक लंबित रहता है, तो अदालतों को MSME या आपूर्तिकर्ताओं को विवादित राशि कम से कम 50% जारी करने का आदेश देना होगा। बकाया वसूली की गई कराई मध्यस्थता या आर्बिट्रेशन फैसलों को लागू करने के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से भू राजस्व के बकाया या एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू की तहत वसूली करने की शक्ति दी गई है। व्यापार सुगमता इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सहायता, अनुपालन के अपराधीकरण या डिस्क्रिमिनेशन या छोटी प्रक्रिया पर कर्मियों की जानकारी न मिलने के अपराधियों को सजा को समाप्त कर इसे ग्रेड वाली नागरिक जुर्माने या सिविल पेनल्टी में बदल दिया गया है। और राष्ट्रीय डिजिटल या प्लेटफॉर्म पंजीकरण को पूरी तरह सुरक्षित और निःशुल्क बनाकर एक नए राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रावधान किया गया है, जो कागज या कार्रवाई को नियंत्रित करेगा और लचीला वर्गीकरण सरकार को निवेश टर्नओवर मानदंडों को सीधे अधिसूचना के माध्यम से संशोधित करने की शक्ति दी गई है और जिसमें MSME को आर्थिक बदलाव के अनुरूप ये ढलने में मदद मिलेगा। निष्कर्ष, यह विधेयक MSME के नकदी प्रवाह या कैश फ्लो सुरक्षित कर जटिल कानूनी अड़चने को दूर करने भारत में एक पारदर्शी सुरक्षित व्यापक या पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। मुख्य समाचार
ई-समुद्र डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की शुभारंभ या ई-समुद्र प्लेटफ़ॉर्म चर्चा में केंद्रीय पतन या पोत परिवहन या जलमार्ग मंत्रालय मुंबई में ई-समुद्र नामक एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को लॉन्च किया गया। इसका यह प्लेटफ़ॉर्म नाविक या सीफेयर शिपिंग कलियों या बंदरगाहों के लिए सिंगल विंडो डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री और प्रशासन मैरीटाइम या गवर्नेंस को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शिता बनाना तथा नाविकों की सुरक्षा और कल्याणकारी सुनिश्चित करना है। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस हाल ही में समाचार में देखा गया ई-समुद्र के प्लेटफ़ॉर्म से संबंधित सांसद भी नाविकों शिपिंग और कंपनी बंदरगाहों के लिए शासन डिजिटलीकरण करने की है। ई प्लेटफ़ॉर्म समुद्र सेवा को सुगम पारदर्शिता डिजिटल बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। समाचार भारत के आत्मनिर्भर मेडटेक इकोसिस्टम इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 चर्चा में दिल्ली 90 इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया। चिकित्सा उपकरणों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए पीएलआई उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क पर जोर दिया गया है और स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाने के लिए एआई इन मेडटेक पर एक नॉलेज पेपर जारी किया गया। भारतीय चिकित्सा उपकरण बाजार वर्तमान में लगभग 16 बिलियन का है, जबकि वैश्विक बाजार 6000 बिलियन से अधिक है। भारत का लक्ष्य केवल आयात विकल्प बनाना नहीं बल्कि निर्यात हब बनाना है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन है कि चिकित्सा उपकरण या मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में संबंध निम्नलिखित कदम विचार कीजिए। चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा पीएलआई योजना चलाई जा रही है। दूसरा गलत है, वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान 50% से अधिक है। दूसरा गलत है, पहला सही है। वैश्विक बाजार 600 बिलियन डॉलर से अधिक है और भारतीय बाजार अभी सिर्फ 16 बिलियन डॉलर का है, जो वैश्विक हिस्सेदारी का छोटा भाग है। मेंस के क्वेश्चन पर कृत्रिम बुनियादी एआई भारतीय स्वास्थ्य सेवा मेडटेक या एमएडटेक में किस प्रकार प्रकाश या अमूल्य परिवर्तन का ला सकती है और चुनौतियों का संभावना का मूल्यांकन कीजिए। 250 15 की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यही भारतीय स्वास्थ्य सेवा या हेल्थ केयर मेडटेक क्षेत्र में एक गेम चेंजर साबित हो रही है। यह न केवल चिकित्सा को गुणवत्ता बढ़ा रही है बल्कि पहुंच को भी सुलभ बना दिया है। आमूल परिवर्तन की संभावना ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंच एआई संचालित या टेलीमेडिसिन ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी को पूरा कर सकती है और सटीक और शीघ्र निष्पादन एआई एल्गोरिदम एक्सरे या एमआरएमई के सीटी स्कैन के इंसानों से अधिक तेजी और सटीकता से स्कैन कैंसर या ट्यूमर को शुरुआती पता लगा सकते हैं। दवा की खोज ड्रग्स और डिस्कवरी या पारंपरिक रूप से दवाओं की खोज में वर्षों लगते हैं और यही डेटा विश्लेषण के जरिए इन समय लागत काफी कम कर देता है। व्यक्तिगत चिकित्सा पर्सनलाइजेशन मेडिकल मरीज के आनुवांशिक या जेनेटिक्स डेटा के आधार पर सटीक और अनुकूलित उपचार योजना तैयार करना संभव है। मेडटेक में नवाचार एआई संचालित रोबोटिक्स या सर्जरी स्मार्ट या वीरेबल्स मरीजों की वास्तविक समय या रियल टाइम की निगरानी करते हैं। प्रमुख चुनौतियां डेटा गोपनीयता और सुरक्षा, मरीजों को संवेदनशील स्वास्थ्य डेटा की चोरी दुरुपयोग का गंभीर खतरा बढ़ रहा है। बुनियादी ढांचे की कमी, भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में अभी भी हाई स्पीड इंटरनेट और आवश्यक एआई हार्डवेयर अभाव है और उच्च लागत उन्नत एआई या उपकरणों या मेडटेक तकनीकों को लागू करना कभी खर्चीला है, जिससे यह आम जनता की पहुंच से बाहर हो सकता है। असमित डेटा विविधता एआई मॉडल या अक्सर पश्चिमी देशों के डेटा पर प्रशिक्षित होते हैं, जो भारतीय आबादी और आनुवंशिक विविधता पर सटीक नहीं बैठ सकते और नैतिक नियामक या मुद्दे या दोबारा से की गई चिकित्सा त्रुटि मेडिकल एरर के लिए जिसे किसे जिम्मेदार ठहराया गया और डॉक्टर या सॉफ्टवेयर यह भी स्पष्ट नहीं है। आगे की वे फॉरवर्ड डेटा संरक्षण कानून डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम के नियमों को स्वास्थ्य डेटा के लिए कड़ाई से लागू करता है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी सरकार और निजी टेक कंपनियों को मिलकर किफायती स्वास्थ्य समाधान विकसित करने चाहिए और पब्लिक प्राइवेट या पार्टनरशिप पीपी सरकार निजी टेक कंपनियों को मिलकर किफायती स्वास्थ्य समाधान विकसित करने चाहिए और डिजिटल इंडिया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडी के तहत एआई टूल्स को एकीकृत करके स्वास्थ्य सेवा को लोकतांत्रिक करना और कौशल विकास डॉक्टरों को पैरामेडिकल स्टाफ को एआई उपकरणों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना और कंक्लूजन में यही भारतीय स्वास्थ्य सेवा के रूप बदलने की असीम समझाए चुनौतियों को सीमा पर समाधान करके और भारतीय सस्ती सुलभ और सटीक स्वास्थ्य सेवा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा, जिससे यह वैश्विक मेडटेक हब बन सकेगा। मुख्य समाचार है कि हर घर तिरंगा अभियान 2026 के क्विक इंडिया मूवमेंट की 9 से 17 अगस्त 2026 के देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन क्विक इंडिया मूवमेंट की वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि दी गई है। और मुख्य बिंदु युवाओं को ध्वज को इतिहास और ध्वज संहिता फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अवगत कराने के लिए मैं भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज पोषण या कोई 2026 शुरू की गई है। 9 अगस्त 1942 गांधी जी ने शुरू की भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी और प्रीलिम्स के क्वेश्चन पर है कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका बी संशोधन के बाद अब मशीन से बने या पॉलिएस्टर या झंडों के उपयोग की अनुमति है और फ्लैग कोड में दिए गए संशोधन के बाद हाथ से बने या मशीनों से बने कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम और खादी झंडों की अनुमति है। साथ ही नागरिकों को अपने घरों पर दिन रात झंडा फहराने की अनुमति दी गई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।